क्योंकि बहुत सारे लड़कों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से या शायद कभी कभी फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से खड़ा नहीं होता, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। आप इस टॉपिक को कैसे एक्सपैंड करोगे? कहते हैं कि डेटिंग ऐप्स के कल्चर की वजह से एसटीडीज भी बढ़ रहा है क्योंकि हुकअप कल्चर बढ़ रहा है। तो इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक एसटीडी और ये कल को जाके कैंसर कॉज कर सकते हैं। सारे एसटीडीज क्योरेबल होते हैं? ये बेयर बैकिंग का जो रिचुअल चला है आज के दिन, मतलब कॉन्डम के बिना कॉन्डम के बिना सेक्स बहुत प्लेजरेबल मान के जो सेक्सुअल प्रेवलेंस चल रहा है वो प्रॉब्लम की जड़ है। तो विमेन सेक्सुअली एक्टिव है, वो आज के इंडियन मेल्स नहीं एक्सेप्ट कर पाते, ठीक है, पर हर इंडियन मेल को शादी से पहले सेक्स चाहिए। ये वाला पॉडकास्ट मैं 20s और 30s के बंदों के लिए कर रहा हूँ, बट वी कैन कवर 40s एंड 50s आल्सो, क्योंकि वो एक्चुअली जरूरी द 50s आर द न्यू 30s, यू नो दिस। जितना सेक्सुअली एक्टिव 50s के लोग हैं उतने 20s के लोग भी नहीं है। कैसे? आज के दिन वायग्रा ओवर द काउंटर अवेलेबल है, एक पॉइंट के बाद वायग्रा स्टॉप वर्किंग। बायोलॉजिकली वायग्रा क्या करता है? Masturbation is not healthy. People are masturbating 4 times in a day. Whenever somebody tells you ना कि masturbation is healthy, tell him, okay, show me one medical journal which says this. So एक बहुत कॉमन होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी, आपने नाम सुना होगा। इसके बारे में बात करनी चाहिए, ये शायद भारतीय बंदों के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक है। हाँ जी, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा या सुना, ये पॉडकास्ट आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, ये पॉडकास्ट आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते। इनफैक्ट ये पॉडकास्ट आपको अकेले में ही सुनना चाहिए या अपने भाइयों के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं जो आप सोच सकते हो ना, वो सारी बातें हुई हैं। और ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि डॉक्टर विजयंत गुप्ता लौट कर आएंगे टीआरएस पर, क्योंकि इनके अंदर एक कंटेंट का भंडार है। किस तरह का कंटेंट? हम सारों के फेवरेट सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट। दोस्तों, पहले म्यूट कर दो अगर पेरेंट्स आसपास हैं, और अगर पेरेंट्स आसपास नहीं है तो मैं अब कहूँगा ये सेक्स रिलेटेड पॉडकास्ट है, पीनस रिलेटेड पॉडकास्ट है, मेंस प्रॉब्लम्स रिलेटेड पॉडकास्ट है। टू फीमेल लिसनर्स आई एम वेरी सॉरी, पर बहुत सारे पॉइंट्स के साथ आप शायद नहीं कनेक्ट कर पाओगे। मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि हर पॉडकास्ट में यूनिसेक्स बातें हो। ये थोड़ा पहला केटर टू मेन पॉडकास्ट है, पर अगर आपको लड़कों के बारे में ज़्यादा जानना है, या एंड्रोलॉजी यानी कि लड़कों के बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानना है, या लड़कों के माइंडसेट के बारे में ज़्यादा जानना है, तो बहुत कुछ पता चलेगा आज के एपिसोड में। और मेरे भाइयों, आपको मैं क्या ही बोलूँ, बस एंजॉय कीजिए एपिसोड को। हर किसी का स्वागत है आज के स्पेशल टीआरएस एपिसोड में। भाइयों की हेल्प होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर विजयंत गुप्ता। थैंक यू। यूट्यूब पर आप छा चुके हो क्योंकि आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में ब्रोज अक्सर अपने खुद के ब्रोज के साथ भी बात नहीं कर पाते। इसलिए हर सीक्रेट ब्रो प्रॉब्लम का इलाज है आपके पास सर। आप एक यूरोलॉजिस्ट हो, एंड्रोलॉजिस्ट हो। पहले ये बताइए कि यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी होती क्या है? सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आई एम अ यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट बेसिकली सर्जन होता है जो किडनीज और सेक्सुअल ऑर्गन्स के सर्जन होते हैं। तो यूरोलॉजी एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्जन है जिसने किडनीज, पेशाब के रास्ते, प्रोस्टेट और सेक्सुअल ऑर्गन्स की स्टडी की है और सर्जरी करता है। और उसमें देयर आर सब डिविजन्स। तो सब डिविजन्स में एक सब डिवीजन एंड्रोलॉजी है। एंड्रोलॉजी का मेन काम है कि जो हमारा सामान है, जो हमारा पेनिस है, टेस्टिस है, और उससे होने वाली डिजीजेस उसको स्टडी करते हैं और उसकी मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट करता है। तो प्रॉब्लम्स जैसे कि पेनिस की इरेक्शन प्रॉब्लम्स, टाइमिंग प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, एसटीडी प्रॉब्लम्स, इन सब का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और उनका इलाज करते हैं, उन्हें एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आई एम एन एंड्रोलॉजिस्ट। तो पहले मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और मेरा सब स्पेशल मतलब इंटरेस्ट एरिया जो है वो एंड्रोलॉजी है। ओके, मतलब यूरोलॉजी उस सेक्शन के लिए आपकी किडनी से लेकर पीनस, टेस्टिस, उस पूरी सेक्शन को यूरोलॉजी कहा जाता है। yes. और फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज होते हैं। तो एंड्रोलॉजी मोस्टली सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड होता है। एंड्रोलॉजी इज रिलेटेड विद मेंस हेल्थ। तो मेंस हेल्थ इज अ लार्ज सब सेक्शन। तो उसमें एवरीथिंग इज देयर। फॉर एग्जांपल योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, आपका पेनिस का हेल्थ, आपका सर्कमसिजन, आपका टेस्टिकुलर हेल्थ, बच्चे हो रहे नहीं हो रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट, आपका इरेक्शंस है या नहीं है,
early discharge problems. So all of this will be a part of Okay. andrology. भारत में सबसे कॉमन एंड्रोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? Premature ejaculation, early discharge. ओके. So that is what I see the most commonly in my OPD. अगर गायनेकोलॉजी है जैसे, तो हर लेडी को पता है कि उसको प्रॉब्लम होगा तो उसको जाना है लेडीज डॉक्टर के पास जी. पर ऐसे हर आदमी को नहीं पता है. अगर आदमी को प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाएगा, तो ही हैज़ टू गो टू एंड्रोलॉजिस्ट. ओके. तो एंड्रोलॉजिस्ट उनका मेंस प्रॉब्लम जो भी होगा वो ठीक करेगा. तो ऐसे तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इंडिया में एंड्रोलॉजी का होगा STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. जी. गनोरिया इन्फेक्शंस, आपका क्रैब, हर्पीस, तो ये बहुत कॉमन है. तो इसको बहुत लोग कवर करते हैं. आपका डॉक्टर भी कवर करेगा, आपका स्किन वाला भी कवर करेगा, एंड्रोलॉजिस्ट भी कवर करेगा. पर अगर आप जाएंगे स्पेशलाइजेशन में जहाँ पर STD हटा दो, तो फिर ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, इरेक्शन प्रॉब्लम्स, डिस्चार्ज प्रॉब्लम्स, अर्ली इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स, मेल इनफर्टिलिटी, ये ज़्यादा कॉमन है. ओके. आई थिंक इस पूरे पॉडकास्ट में हम हर प्रॉब्लम को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि अक्सर बंदे थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने से पहले. इसीलिए इनको गुप्त रोग बोलते हैं. गुप्त रोग. आप कभी जाएंगे स्टेशन पे, ट्रेन में, लगेगा गुप्त रोग, गुप्त रोग. गुप्त रोग क्यों? गुप्त रोग मतलब कि सीक्रेट, मतलब हम डिस्कस नहीं करेंगे. क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आदमी अपने फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं करता है. हाँ. क्योंकि ये प्रॉब्लम उसका सबसे इंटीमेट प्रॉब्लम है. वो उसी से मरता रहेगा, जीता रहेगा, सोचता रहेगा, पर कभी भी उसको एड्रेस नहीं करेगा. उसके लिए सही जगह कहाँ है जा नहीं पाएगा. तो हमारा पर्पस है, मेरा चैनल का पर्पस है, मेरा पर्पस है एज एन एंड्रोलॉजिस्ट की वो करेज देना कि अगर आपको है प्रॉब्लम तो डॉक्टर है ना, जाओ इलाज कर. जब लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है तो इसका भी इलाज हो सकता है. तो इट इज़ ट्रीटेबल, इट इज़ क्योरेबल. पर पहला आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को प्रॉब्लम है क्या और जाना किसके पास है, और जाएंगे तो इलाज मिलेगा. तो बहुत सारे लड़के प्रॉब्लम के साथ जी लेते हैं जिंदगी. जीना ही पड़ता है. अगर फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो फ्रेंड हंसेंगे, ठीक है, तो उनको लगता है मेरा हंसेंगे. वाइफ से डिस्कस नहीं कर सकते, गर्लफ्रेंड से डिस्कस नहीं कर सकते, पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते. ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्केची है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन. ओके. तो दे जस्ट कीप सफरिंग. बट वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स. सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस. इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें. हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट. बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस. फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज. बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS. सी मेरा पर्सनल मानना है, जो मेरे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कि जो ये रिलेशनशिप है ना, ये एक ईगो गेम है. रिलेशनशिप में हर आदमी को अपना बेस्ट फॉरवर्ड आगे रखना है. जी. जब आप इंटीमेट एरिया में कमज़ोर होते हैं या वीक होते हैं, तो आप सामने वाले को अपने ऊपर एक हैंडल देते हैं कंट्रोल करने का, और मैनी टाइम्स वो हैंडल को सामने वाला गलत यूज़ करता है. बंदा क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्यों जवाब नहीं है जी. क्या करेगा, चुपचाप ही है, उसको हार मानना पड़ेगा ना. हार मानना पड़ेगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा. तो क्या करेगा वो, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, मैरिज ख़राब हो रहा है, वाइफ नहीं मानती है, उसको बोलना मुश्किल है, ठीक है. बिकॉज आप एक आदमी, देखो, बहुत पैसा कमा लिया जी, आप बहुत अमीर है जी, आपके पास बहुत बड़ा गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, पर आप बिस्तर में नंगे हैं, ठीक है. उस टाइम आप नंगे हैं, उस टाइम आपका एक ही पावर है, वो है. अगर उस टाइम आपका पावर नहीं है तो आप क्या पैसे से करोगे सेक्स? नहीं कर सकते, ठीक है. सेक्स तो आपको उसी से करना है, और अगर वो नहीं काम कर रहा है तो आपके पास क्या है, ठीक है. तो हर आदमी के लिए उसका सोर्स ऑफ ईगो, उसका सोर्स ऑफ पावर, उसका सेक्सुअल पावर है, ठीक है. बिकॉज जब कपड़े उतरते हैं तो खाली वही है जो आपको डिफाइन करता है, ठीक है. आप कहते हैं ना कि मैं तेरे लिए चांद लेके आऊंगा प्यार में जी. चांद कैसे लेके आएगा, ठीक है. क्या करेगी बीवी चांद का या गर्लफ्रेंड चांद का, ठीक है. जो वो एक इंटीमेसी है, जो आपका प्यार है, वो सेक्सुअली आपको एक्सप्रेस करना है, और आप नहीं कर पा रहे एक्सप्रेस उसको, तो वो आपका एक वीक पॉइंट बनता है जी, ठीक है. तो ये बेसिकली इट्स अ पावर प्ले. बट सो जी सी वुमन को ये गॉड गिफ्ट है, उनको मेहनत नहीं करना है सेक्स के लिए, ठीक है. शी हैज़ टू जस्ट, शी इज़ अ रिसीवर ऑफ लव. देना किसको है, आदमी को, तो सारा प्रेशर उसके ऊपर है. तो अगर आज के दिन आपका नहीं हो पा रहा है तो यू आर समवेयर लूजिंग इन द रिलेशनशिप, एंड देन फिर पता नहीं कहाँ जाए, क्योर नहीं मिलता है, तो देन फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, एंड दैट स्टार्ट शोइंग उनके करियर में, उनके परफॉर्मेंस में, हर चीज़ में. तो आई थिंक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है ये.
क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में बैठकर आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करेगा दिन भर। बिल्कुल करेगा। और जो आपने कहा कि फाइट के दौरान कभी कभी पार्टनर ब्रिंग अप कर देते हैं कि आपके पीनस में भी प्रॉब्लम है, ये वो। मुझे एक्चुअली WWE की याद आ रही है। आप देखते थे WWE? बिल्कुल देखते थे। उसमें लो ब्लोज होते थे ना? हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ बेल्ट के नीचे, हाँ बॉल्स पर मारते थे, बिल्कुल। और ये इलीगल होता है। ये वाला ऐसा कमेंट ना लो ब्लो कमेंट होता है। आप मानेंगे नहीं कितना कॉमन है ये। मेरे पास मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं कपल्स। आपके पास मैरिज काउंसलिंग क्या? बिकॉज समवेयर मैरिज में सबसे कॉमन पार्ट सेक्स है, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स नहीं हो रहा है, देखो इंडिया में जो सेक्स है वो टैबू टॉपिक है जी, पर वो लाइफ का हर एस्पेक्ट कवर करता है। आज फॉर एग्जांपल किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल कोई कपल है जिसको बेबीज़ नहीं हो रहे जी, तो उसका सोशियो इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। बीवी को उसके सारे घर वाले बोलेंगे कि तेरे को बच्चा नहीं होता है, हस्बैंड को उसके दोस्त बोलेंगे तो ऐसा कुछ होता नहीं क्या भाई, ठीक है। तो बच्चा एक वो कहते हैं ना वैलिडेशन है मैरिज का, वैलिडेशन है कि नहीं ये लड़का पोटेंट है, ये आदमी पोटेंट है, ये औरत बच्चा कर सकती है, ठीक है। अगर बच्चा नहीं होता मैरिज में, वो इनफर्टिलिटी से नहीं हो रहा, वाइफ का प्रॉब्लम है, हस्बैंड का प्रॉब्लम है, सेक्स प्रॉब्लम है, इरेक्शन प्रॉब्लम है, नहीं पता। पर एक बच्चा ना होना एक कपल के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है। शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, और कई बार वो स्ट्रेस मैरिज ब्रेक करता है, ठीक है। वाइफ को मदर इन लॉ ताना मारेगी तो वाइफ हस्बैंड को रात को उंगली करेगी, हस्बैंड को उंगली करेगी तो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा तो नींद पूरा नहीं होगा, नींद पूरा नहीं होगा तो अगले दिन मॉर्निंग में काम नहीं कर पाएगा। ये डेली देखो कितना, अगर ऐसा 1 साल भी हो गया तो हस्बैंड का आउटसाइड लाइफ तो ख़त्म जी। वाइफ हैप्पी नहीं है, घर में रोज़ झगड़ा हो रहा है, तो क्या होगा? इट विल लीड टूवर्ड्स डाइवोर्स, ठीक है। जब ये कपल्स आते हैं तो इवन दो मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, बट अब पेशेंट आया तो उनको सॉल्व करना है, तो समझाना पड़ता है कि बच्चा हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रहा है, खुलते नहीं है। देखो किसी भी आदमी के लिए दूसरे आदमी के सामने बैठ के ये बोलना कि मेरे से होता नहीं है, उसका बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत पावर चाहिए। डॉक्टर के सामने भी बिल्कुल नहीं खोल पाते। कोई भी आदमी बोलेगा ना कि मेरे को डॉक्टर के सामने कि मेरा खड़ा नहीं होता है, ठीक है, इट इज़ अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ थिंकिंग। आदमी उसको पोस्टपोन करता है, ठीक है, लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन करता है। जब देखता है ना कि अब इसके बाद कुछ हो नहीं रहा है, मेरा घर खराब होगा, मेरा वाइफ जाएगा, मेरा खिल्ली उड़ेगा पूरे समाज में, तब आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा खड़ा नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्ट करना उसको, डॉक्टर के सामने अपने कपड़े खोलना, अपने को एग्जामिन कराना। आई थिंक वी नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस पेशेंट्स। तो मेरे क्लिनिक में रूल है, ठीक है, पेशेंट मेरे क्लिनिक में सारा स्टाफ बिल्कुल हंसेगा नहीं, थोड़ा भी किसी बात के लिए नहीं हंसेगा। बिकॉज आप हंस रहे हो किसी और बात पे, वो आप लाफ कर रहे हो आज के पॉडकास्ट पे, पर जो पेशेंट बैठा है सामने उसको लगेगा मेरे पे हंस रहे, वो चले जाएगा, वो नहीं रुकेगा। सो हमें इन मरीजों को बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है, और सब ठीक हो सकता है। सब चीज़ का इलाज है, दवाइयाँ है, आज के दिन लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स है, दे ऑल गेट ओके। बट पहले उनको एक्सेप्ट कराना उनको, और व्हेन दे गेट ओके सब कुछ ठीक होता है उनकी लाइफ में। मैरिज ठीक होता है, वाइफ हैप्पी है, बच्चा होता है, मदर इन लॉ गेट्स ओके, तो थिंग्स सेटल डाउन। तो फैमिली स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस का जो आप सोचो कोर एटम, हस्बैंड वाइफ का बेड में रिलेशनशिप क्या है, वही है। अगर वो ठीक नहीं है तो आसपास सब चीज़ खराब हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई एन एंड्रोलॉजिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने कहा कि कोर एटम एंड्रोलॉजिस्ट है, मतलब मेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोर होते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए भारत में, एवरीवेयर दुनिया में। तो मैंने बहुत कंट्रीज ट्रैवल किया है अपने ट्रेनिंग के टाइम पे, और मेरे पास बहुत कंट्रीज से पेशेंट्स आते हैं। प्रॉब्लम हर कंट्री में सेम है, ठीक है। हमारा लैंग्वेज अलग होगा, स्किन कलर अलग होगा, हम लोगों का कल्चरल अपब्रिंगिंग अलग होगा, पर सेक्स सेम होता है। द एक्ट ऑफ सेक्स, द एक्ट ऑफ इंटीमेसी सेम है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हर बेडरूम सेम है, हर कपल सेम है, हर रिलेशनशिप सेम है। क्योंकि रिलेशनशिप में जो कोर वैल्यू है एक लेडी है और एक आदमी है, दोनों का मिलना कोर है। अगर वो नहीं हो रहा ठीक से तो उसके अलावा कुछ ना, तो उसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि भारत में हवस ज़्यादा है? देखो मेरे हिसाब से हवस गलत नहीं है, ठीक है। हवस इज लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। भारत में ज़्यादा नहीं है, भारत में रिप्रेस्ड है। द एवरेज एज ऑफ हैविंग सेक्स वेस्ट में इज 14-15 ईयर्स। 16 ईयर्स तक दे लूज वर्जिनिटी, सेक्स कर लेंगे, शादी तक नॉर्मल 10 पार्टनर 12 पार्टनर रहेगा, तो वो सेक्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनका सेक्स रिप्रेस नहीं है, वो हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। दे कंसिडर सेक्स एज
और नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ। जी। इंडिया में लड़के का शादी 28 साल पे हो रहा है, 28 साल तक सेक्स ही नहीं कर रहा है, सिर्फ पॉर्न देख रहा है। आजकल तो इंस्टाग्राम भी पॉर्न ही हाफ, ठीक है, जिस हिसाब से उसमें सामान आ रहा है, तो रिप्रेस्ड है वो, तो हवस नहीं है वो एक उसका नॉर्मल डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है। उसके लिए सेक्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कोई चीज़ ना मिले ना, फॉर एग्जांपल आपको खाना मिलता है तो भूख नहीं लगता, पर अब वो खाना ना मिले 15 साल तक, आप 16 साल पे जवान हो गए, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पीक पे है, आप सेक्सुअली फुल्ली ग्रो हो गए हैं, आपको रोज़ इरेक्शंस हो रहे हैं, रोज़ अर्जेस हो रहे हैं, बस सेक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, शादी अभी लेट हो रही है 28 साल में, 30 साल में, 35 साल में, तो वो क्या करेगा, ठीक है। सो वहाँ पर है। तो इंडिया में हवस ज़्यादा नहीं है, हवस मतलब सेक्सुअल अर्ज तो पूरे वर्ल्ड में सेम है, इंडिया में सेक्स लेट है, तो सेक्सुअल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के केसेस भी बहुत होते हैं, तो क्या भारत में ये जो डेटिंग ऐप्स का कल्चर आया है, आई थिंक शहरों में हर कोई डेटिंग ऐप्स को यूज़ करता है, या एटलीस्ट एक बार तो यूज़ किया है लाइफ में, हर किसी को पता है कि टिंडर, हिंज, बम्बल, राया, ये सारे डेटिंग ऐप्स होते हैं। कहते हैं कि डेटिंग ऐप्स के कल्चर की वजह से STDs भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हुकअप कल्चर बढ़ रहा है। आपने नोटिस किया, या पहले से STDs इतने ही थे? देखो, डेटिंग ऐप्स से पहले भी सेक्स हो रहा था जी, और डेटिंग ऐप्स के बाद थोड़ा सेक्स फाइंड करना इजी हो गया, मैं ये मानूंगा। STD हमेशा से रहे थे। तो जब मैं MBBS कर रहा था, 14 साल हो गए, तब तो डेटिंग ऐप्स नहीं थे, 15 ईयर्स हो गए, 2008 2009। तब हमारा पोस्टिंग लगता था विलेजेस में, गाँव में, कम्युनिटी आउटरीच में, तब भी STD के क्लिनिक भरे रहते थे, तब भी 50, 60, 70, 80 पेशेंट देखते थे। पर STDs आते कहाँ से? STD आते हैं, STDs एक बहुत ब्रॉड टर्म है जी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में HIV भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में गनोरिया भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में लाइस या स्कैब्स भी है। ओके। तो हाइजीन इश्यूज ज़रूरी है, ठीक है, इंटीमेट हाइजीन इश्यूज ज़रूरी है, प्लस मोस्टली STD आएगा तो मल्टीपल पार्टनर्स, भाई अगर दो लोग आपस में एकदम क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल कमिटेड है और कहीं और सेक्स नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली STD कहाँ से आएगा, ठीक है। पर अगर कोई ना कोई इसमें से एक पार्टनर अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ है, तो STD का चेन वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से स्प्रेड करता है। पर शुरुआत कैसे होती है STDs की? मतलब आपको मान लो किसी से STDs हुए हैं, उनको भी किसी से हुए होंगे, बिल्कुल। तो वो शुरुआत कहाँ से होती है? तो बेसिकली STD कई बार एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी को STD है तो 50% ऑफ द टाइम्स वो सिम्टम नहीं दिखाएगा या सिम्टम वो इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन STD यूथराइटिस है। यूथराइटिस मतलब कि जो पेशाब की नाली है उसमें इन्फेक्शन होना, वहाँ से पस आना, ठीक है। तो जब तक बिल्कुल फ्रैंक पस नहीं आएगा या बहुत ज़्यादा जलन नहीं होगा, तब तक आदमी इलाज नहीं कराता, ठीक है, वो उसको इग्नोर करेगा। यूथराइटिस, गनोरिया हो गया, नॉन गोनोकोकल यूथराइटिस हो गया, ये ब्रॉड टर्म्स है, पर मोटा मोटा ये है कि पेशाब का जो नाली है उसमें इन्फेक्शन हुआ और उस वजह से पेशाब में जलन है और पेशाब में सफ़ेद या गंदा पानी आता है, पर कई बार इतने कम क्वांटिटी में आता है कि वो आदमी इग्नोर करता है, ठीक है। और उसने फॉर एग्जांपल आज सेक्स किया A के साथ और उसने हफ्ते बाद सेक्स किया B के साथ और हफ्ते बाद सेक्स किया C के साथ, तो अब उसने A से उसको इन्फेक्शन हुआ और वो B और C को देके आ गया। D पे जाने से पहले उसने इलाज करा लिया तो अब D सेफ हो गया, पर अब B और C दो कैरियर्स है, ठीक है। और विमेन में ये इन्फेक्शन दब जाते हैं क्योंकि विमेन में वजाइना और यूरेथ्रा, मेन में सेक्सुअल ऑर्गन सेम है, पेशाब का रास्ता और सीमन का रास्ता कॉमन है, लेडीज़ में पेशाब का रास्ता और सेक्स का रास्ता अलग अलग है। तो अब B और C लेडी जो थी उनके अंदर वो इन्फेक्शन है पर उनको सिम्टम नहीं है। अब सपोज B ने सेकेंड मैन, तो सेकेंड में आ गया, तो जैसे इमेजिन कि अगर एक मल्टीपल रिलेशन चल रहा, कितनी रैपिडली ये STD स्प्रेड होंगे। मेरे पास दो दोस्त आए, बेस्ट फ्रेंड्स विद द सेम इन्फेक्शन, ठीक है, दो दोस्त सेम इन्फेक्शन, ठीक है। उससे चला पता कि उनका गर्लफ्रेंड वॉज विद बोथ ऑफ देम, तो दे फिगर्ड आउट कि चीटिंग हो रहा है, दे वर स्लीपिंग विद द सेम गर्ल एंड दे डिड नॉट नो, एंड दे आर बोथ बेस्ट फ्रेंड्स। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम दोनों को सेम प्रॉब्लम है, ये कैसे हुआ, हमारा बाथरूम गंदा है शायद। मेरा बाथरूम गंदा नहीं है, जो लड़की तुम सो रहे हो वो सेम है। तो दैट इज हाउ दे कॉट। तो STD स्प्रेड वेरी रैपिडली क्योंकि दे आर हाईली इन्फेक्शियस, एकदम पकड़ते हैं, एंड सिम्टम्स टेक टाइम टू कम। उस दौरान में अगर आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्स कर रहे हो तो स्प्रेड करेगा। सारे STDs क्योरेबल होते हैं? नहीं, तो कुछ STDs है जो नहीं क्योरेबल है। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल HIV है, HIV एड्स। सो वो भी STD है, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है,
और HIV एड्स क्योरेबल नहीं है, पर हाँ आज के दिन अच्छी दवाइयाँ है तो कंट्रोलेबल है। तो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, पर दवाई खाना पड़ेगा। ठीक है। हेपेटाइटिस बी है जो लिवर इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वो भी क्योरेबल नहीं है, पर वो भी STD है। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड लिवर इन्फेक्शन? यस। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है, आपको सुना है पैमला एंडरसन? जी। तो पैमला एंडरसन गॉट हेपेटाइटिस C from her partner, but because they were sharing needles, drugs, right? But it could also have been transmitted sexually. तो हेपेटाइटिस वायरस का एक कैटेगरी है जो सेक्स से ट्रांसमिट हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C दो वायरसेस है। अगेन तो दे कैन कॉज लिवर कैंसर, दे कैन कॉज लिवर हेपेटाइटिस, दवाई लेना पड़ता है, बट दे आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। पर मेजॉरिटी ऑफ द STDs कैन बी ट्रीटेड और क्योर्ड दवाइयों से। ओके। ये जो लाइफ लॉन्ग STDs होते हैं, हेपेटाइटिस बी और C और एड्स, HIV, एक HPV भी होता है। HPV इज ऑल्सो वायरस जो वॉट्स करता है। HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेज वॉट्स। वॉट्स मतलब कि दाने बन जाते हैं जनानांग पे, मेल के या फीमेल के, और ये कल को जाके कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक STD। तो ये भी लाइफ लॉन्ग रहता है, इसके लिए भी फिर उसका वॉट्स निकालना और उसका प्रॉपर क्योर ज़रूरी है। इस पूरे सिचुएशन का समाधान ये है कि आपको रेगुलरली STD के चेकअप्स करने चाहिए ना? इसका समाधान है कि जब तक कि आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे कमिटेड है, आप कॉन्डोम यूज़ कीजिए। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट STDs इज़ टू वेयर अ कॉन्डोम। अगर आप कॉन्डोम पहन रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो आपको STD ना होगा, ना आप सामने वाले को दोगे, ना आप उनसे लोगे। ठीक है। बेयर बैकिंग का जो रिचुअल चला है आज के दिन, मतलब कॉन्डम के बिना कॉन्डम के बिना सेक्स बहुत प्लेजरेबल मान के जो सेक्सुअल प्रेवलेंस चल रहा है, वो प्रॉब्लम की जड़ है। सेक्स गलत नहीं है, ठीक है, आप कंसेंशुअल सेक्स, म्यूचुअली कंसेंशुअल सेक्स कर रहे हैं, करिए जी। ठीक है। बट जब तक आपको नहीं पता कि आपका पार्टनर कमिटेड है और आप और वो दोनों एक दूसरे से कमिटेड है, तब तक कॉन्डोम यूज़ ज़रूरी है। आपके लिए सेफ़ है, आपके फ्यूचर के लिए सेफ़ है। ठीक है। और हो सकता है कि आप आजकल देयर समथिंग कॉल्ड एज प्री मैरिटल चेकअप बहुत चल रहा है। तो हो सकता है कि आपकी पास हिस्ट्री रही हो और आप अभी कैरियर हो किसी बीमारी के, तो चेकअप करके अगर आप कंफर्म कर ले कि आपको बीमारी नहीं है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर बीमारी होती है तो लोग क्या करते हैं? शादी नहीं करते, शादी नहीं करते। कई बार तो रिश्ते टूट जाते हैं। अगर आज के दिन एक आदमी के लिए एक्सेप्ट करना कि मेरी वाइफ का पहले रिलेशन था, इंडिया में पैराडॉक्स है, हर आदमी को सेक्स चाहिए शादी से पहले और हर आदमी को वर्जिन चाहिए। तो वो जो नॉन वर्जिन है वो कहाँ जाए, वो अभी समझ नहीं आता। तो विमेन सेक्सुअली एक्टिव है, वो आज के इंडियन मेल्स नहीं एक्सेप्ट कर पाते। ठीक है। पर हर इंडियन मेल को शादी से पहले सेक्स चाहिए। ठीक है। तो ये पैराडॉक्स है हमारी कंट्री का। तो आई डोंट नो सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन है इसका, बट अगर किसी आदमी को चल जाए पता कि उनकी वाइफ को HPV है या उनकी वाइफ को कोई STD है, तो दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई मेरी वाइफ ने सेक्स किया है मेरे से सेक्स किया मेरे से पहले। तो कई बार हमें बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है इसको। हमारी OPD में, क्लिनिक्स में हम कई बार नहीं डिस्क्लोज करते पेशेंट को कि भाई हम इसको रखते हैं, वी कीप इट प्राइवेट, ताकि उनका रिलेशन ना ख़राब हो जाए। ठीक है। बिकॉज आदमी की ईगो हर्ट हो जाती है, एंड ईगो हर्ट हो जाती है, और फिर वो रिश्ता ख़राब हो जाता है। हो सकता है कि बहुत अच्छा रिश्ता हो, घर वालों ने चूज़ करा हो, हर चीज़ मैच कर रही हो, पर वो एक पॉइंट पे कई बार पूरा रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो कई बार हम चीज़ को प्राइवेट रखते हैं, या हम लेडी से अलग से प्राइवेट। वैसे भी इंडिया में सेक्सुअल डिजीज़ डिस्कस करना प्राइवेसी होती है। तो कभी भी तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप प्री मैरिटल चेकअप करना चाह भी रहे हैं तो कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम योर पार्टनर। कपल को साथ में बैठ के ज़रूरत नहीं है, अलग अलग अपना चेकअप करा के अपनी प्राइवेट लाइफ को अलग रखेंगे तो अच्छा है। आपने कभी किसी कपल के सामने बैठकर एक बहुत गंदा झगड़ा देखा है क्या? बहुत देखे, चलते रहते हैं, ये पार्ट है। बिकॉज आप जब इस एरिया में काम करते हो, जब एंड्रोलॉजी में करते हो जी, तो हर तरह के लोग आएंगे, हर तरह के कपल्स आएंगे, फैमिलीज आती है साथ में, बेटे का जो लड़का है उसके फादर मदर भी आते हैं, लड़की के फादर मदर भी आते हैं, और वो बोलते हैं डॉक्टर साहब आप बताओ क्या करना है। पूरा फैमिली ड्रामा होता है। हाँ, STDs की वजह से, STDs की वजह से, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से, सेक्स प्रॉब्लम्स बहुत होता है। तो वाह। OPD में झगड़ा चल रहा होता है, फिर सबको चाय पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, बैठाओ, भाई शांति रखो, मेरे को बात तो करने दो। लेडी जो हस्बैंड की मदर इन लॉ है, वो हस्बैंड को सुना रही है, और जो हस्बैंड का जो फादर है वो बेटी को कोस रहा है। ठीक है। तो अब वो झगड़ा चल रहा है, पूरा एक फुल ड्रामा चल रहा है उसमें।
दहेज की बात भी हो रही है, उसमें डाइवोर्स की बात भी हो रही है, उसमें पुलिस की बात भी हो रही है, ठीक है, पूरा एकदम मतलब, और ओपीडी में चल रहा है, बाहर 50 मरीज बैठे हुए सुन रहे हैं, जो से आवाज़ें चल रही है, तो सबको लगता है कि डॉक्टर साहब ने गलत इलाज कर दिया क्या, जो इतनी लड़ाई चल रही है। फिर उनको समझाओ, नहीं शांति रखो, सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं। फिर लड़के, तो आई बिकम अ अनविलिंग काउंसलर, मतलब ज़बरदस्ती को कि अब क्या करें, अब आ गए हैं तो उनको समझाना ही पड़ेगा, तो समझाओ, शांत करो, उसको समझाओ, इसको समझाओ। फिर वो कहते हैं आप गारंटी लो कि ये ठीक हो जाएंगे दोनों। अब आप कैसे करोगे? बट देन जब आप देखते हो बच्चों को, आपको लगता है कि नहीं ये कपल जो है ये सूटेबल है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग इनकी शादी इतनी रॉकिंग, तो देन एज अनविलिंग काउंसलर यू से कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे, इसको भेजो मेरे पास, इसको भेजो मेरे पास, देखते हैं। एंड 90% टाइम्स चीज़ें ठीक हो जाती है, बेटर हो जाती है, थोड़ा सा ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है, पर कई बार नहीं भी होती है। तो कई बार मेरे पास समन आता है कोर्ट से कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया है, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, आपने कोई पेपर लिख के दिया हुआ है उसमें कि ये हस्बैंड इज़ ओके, या हस्बैंड की कोई रिपोर्ट्स है या दवाई आपने लिखी हुई है, तो आपने क्यों लिखी थी? बिकॉज इन इंडिया नॉन कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज इज ऑल्सो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स और एनुलेशन ऑफ मैरिज। क्या? इंडिया जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्स नहीं होता है तो द मैरिज कैन बी एनल्ड। मतलब डिवोर्स हो सकता है? डाइवोर्स नहीं, एनल्ड मतलब मैरिज हुई नहीं, डाइवोर्स होता है, लॉ है, इंडियन लॉ है। तो उसमें हमें एक्सपर्ट ओपिनियन बुला के पूछा जाता है कि भाई इज़ द मैन इंपॉर्टेंट? तो अगर नई शादी है और हस्बैंड वाइफ मतलब अगर पेरेंट्स चाहिए, डाइवोर्स नहीं चाहिए, एनलमेंट ऑफ मैरिज चाहिए, तो उसमें एन एक्सपर्ट ओपिनियन दैट दी हस्बैंड इज़ इम्पोर्टेंट, कि हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंट है या वो सेक्स नहीं कर सकता जी, दैट कैन बी अ ग्राउंड्स फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज। तो इसलिए कई बार एंड्रोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं कोर्ट केसेस क्योंकि कभी कभी फॉल्स एक्यूजेशंस होते हैं। बहुत बार होते हैं, बहुत बार होते कितने हैं। परसेंटेज एक्यूजेशंस फॉल्स होते हैं आपके एक्सपीरियंस? फॉल्स नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अब फॉर एग्जांपल अभी पीछे देयर वाज एक कपल था, हस्बैंड का शादी का बिल्कुल इच्छा नहीं था, मतलब उसका पहले रिलेशन था किसी से, ज़बरदस्ती शादी कराया। ओके, अब उसको इस लेडी से सेक्स करना ही नहीं है, उसको इस लेडी से इच्छा ही नहीं होता है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सेक्स कर सकता है, पर उसको इस लेडी से सेक्स नहीं करना है क्योंकि उसको उससे अट्रैक्शन नहीं है, या उसको उससे गुस्सा है, या घर वालों ने फोर्स किया हुआ है, या जो भी रीज़न कह लो। तो आप कैसे एज अ डॉक्टर बोलोगे वो इम्पोर्टेंट है? इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सेक्स कर सकता है, पहले भी किया है, उसकी गर्लफ्रेंड रही है, उसने एक बच्चे का अबॉर्शन भी कराया शादी से पहले, ठीक है, पर अब उस पर केस चल रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है। तो हाउ विल अ डॉक्टर जज दिस? डॉक्टर क्या करेगा इसमें? मैं क्या स्टेटमेंट दूंगा? मैं तो ये बोलूँगा डॉक्टर की एग्जामिनेशन से और टेस्ट से ये आदमी नॉर्मल है, ठीक है, कोर्ट को ये देना पड़ेगा, ठीक है, पर वो वाइफ कह रही है कि नहीं मैं 6 महीने साथ रह रही हूँ, मेरे को छेड़ते नहीं है, टच भी नहीं करते, मेरे पास आते भी नहीं है, ठीक है, तो वाइफ भी ठीक है, वाइफ के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है और मेडिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इट इज़ नॉट माई जॉब, वो कोर्ट देखे। और आपके पास पेपर्स लेकर कौन आता है? दोनों ही आते हैं, लॉयर्स आते हैं या मल्टीपल है, कई बार समन आता है पुलिस से, कभी वाइफ के घर वाले आते हैं। बट एज अ डॉक्टर हमारा एक और है, हमने एज अ डॉक्टर्स हम देयर समथिंग कॉल्ड एज प्राइवेसी हिपोक्रेटिक ओथ। आज फॉर एग्जांपल आप सपोज मेरे पेशेंट है जी, तो आपकी पर्सनल लाइफ और मेडिकल फाइल एक सीक्रेट है जो सिर्फ मेरे और आपके बीच में है, तो आई कैन नॉट डिस्कस आपका केस विद समबडी एल्स। तो कई बार वाइफ की फैमिली आती है कि हमारा जो जमाई है या सन इन लॉ है इसको क्या प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट से, इवन दो वाइफ भी आ जाए खुद को नहीं बता सकता मैं, बट दैट इज़ अ ट्रीटमेंट बिटवीन मी एंड माई पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, यस यस, ये लॉ होती है, ये लॉ है या नहीं है? देखो इंडिया में लॉ बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ओके, और वो मेरे एथिक्स है, ठीक है। और सेकंड है ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है मरीज को कि मेरी बात बाहर नहीं जाएगी, स्पेशली आपके फील्ड में। हाँ, नहीं तो इलाज कराने नहीं आएगा। अगर मैं उसकी हिस्ट्री बता दूंगा सारे दोस्तों को, यारों को, बहनों को, भाइयों को, जमाइयों को, तो क्या बचेगी इज्जत उसकी। और हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है ना कि न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होती है, कहने को न्यूक्लियर फैमिलीज है, कहने को रह रहे हैं 4 लोग घर के अंदर, पर पूरा खानदान इन्वॉल्व है। एक बार थोड़ी खबर आ गई ना बाहर की इस आदमी को प्रॉब्लम है, तो उसके गांव के कोने तक पहुंच जाएगी, ठीक है, कि यार बसंत दिल्ली गया था, वहाँ उसको ये हो गया, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो बस पूरा गांव पता है, मोहल्ले को पता है, सबको पता है, और ये बातें ऐसे फैलती है वाइल्ड फायर की तरह। तो एज अ डॉक्टर इट इज़ माई गारंटी मेरे मरीजों को कि आपकी बात किसी से भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं एक्चुअली इम्पोर्टेंस इसके बारे में जानना चाहूँगा। आई थिंक लड़कों को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से या शायद कभी कभी फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से खड़ा नहीं होता, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे।
इन दोनों चीज़ों के बीच में फ़र्क क्या है? इम्पोर्टेंस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ब्रेक डाउन कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत हर बंदे के साथ होता है आई थिंक, पर इम्पोर्टेंस हर बंदे के साथ नहीं होता। आप इस टॉपिक को कैसे एक्सपैंड करोगे? देखो, पहली बात तो ये है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। तो इम्पोर्टेंसी का मोटा मोटा मतलब है कि आदमी औरत के साथ संबंध नहीं बना पा रहा है, ठीक है, ओ, दैट इज इम्पोर्टेंसी। पीनस का प्रॉब्लम नहीं है? इम्पोर्टेंसी कैन बी ड्यू टू पीनस प्रॉब्लम, कैन बी अदर रीजंस ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन है वजिनिस्मस। वजिनिस्मस मतलब कि द लेडी अलाउ नहीं करती है पेनिस को एंटर करने के लिए अंदर, ठीक है, वो एंटर हो नहीं पाता है बिकॉज द वजाइना इज टू पेनफुल फॉर हर, ठीक है, और आदमी फुल्ली हार्ड है और पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है जी, बिकॉज लेडी जो है वो ओरल कर लेगा, वो रबिंग कर लेगा, वो हर तरह का इंटीमेट फोर प्ले कर लेगा, पर जब आएगा बात पेनिट्रेशन का तो वो नहीं कर पाएगा। तो वो ईडी तो नहीं है, ठीक है, पर वो इम्पोर्टेंसी है क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है, सेक्स नहीं हो पा रहा है, जो एक जो है पोटेंसी का जो टेस्ट है कि पेनिट्रेशन वो नहीं हो पा रहा है। मतलब एक कपल के लिए इम्पोर्टेंसी कैन बी ओके। बाकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब कि इरेक्शन नहीं हो रहा है, कि जो लिंग है जी, वो हार्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी कई ग्रेड्स है, ठीक है, हो सकता है कि पेनिस हार्ड हो रहा है पर जब उसको करना है उस समय हार्ड ना रहे, मतलब फोर प्ले में हार्ड है पर जब एक्चुअल टाइम है जाने का तब नहीं जा पा रहा, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि हार्ड ही नहीं हो रहा है, कि वो जितना भी किसिंग कर ले, फोर प्ले कर ले, जितना मर्जी टचिंग कर ले, रबिंग कर ले, वो पेनिस में ब्लड आ ही नहीं रहा है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैन ऑल्सो भी कि पेनिस जो है वो फुल हार्ड हो जाता है जी, ठीक है, पर मतलब पेनिट्रेशन वाली जो के पोजीशन है, फॉर एग्जांपल वो वुमन ऑन टॉप कर पा रहा है पर मैन ऑन टॉप नहीं कर पा रहा, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द यूनिक फिजियोलॉजी ऑफ द पेनिस। तो पेनिस अकेला ऑर्गन है बॉडी में जो दो काम करता है, यूरिन भी पास कर रहा है और सेक्सुअल भी तैयार हो रहा है। तो पेनिस में जो सेक्सुअल एक्ट है, जो हम कहते हैं द मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स, वो बहुत ग्रेडेड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स। जब इरेक्शन हो रहा है तो इट इज़ नॉट ओनली कि पेनिस इरेक्ट हो रहा है, पेनिस भी इरेक्ट हो रहा है, जो अंदर ब्लैडर है, जो यूरिन, दो रास्ते होते हैं जी, एक पेशाब का रास्ता है और एक सेक्स का रास्ता है जी, दोनों में इंटरप्ले है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में फिजियोलॉजी ऐसी है कि जब इरेक्शन होगा तो पेशाब नहीं कर सकता आदमी, ब्लैडर का मुंह बंद हो जाएगा और सीमन का मुंह खुल जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज है जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैन हैपन ड्यू टू मेनी रीजन। इट कैन बी न्यूरोजेनिक, अगर ये नर्व्स खराब हो जाए, ठीक है, रिफ्लेक्सेस ठीक से ना हो तो क्या होगा, रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। जैसे जो स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स में होता है, डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, मास्टरबेटर्स में होता है, मास्टरबेटर्स में, जहाँ पर आप अपनी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या सेक्सुअल रिस्पॉन्स को ख़राब कर रहे हो अपने जो एक, तो इवन द रिस्पॉन्स, जैसे फॉर एग्जांपल द इरेक्टाइल रिस्पॉन्स, इरेक्टोजेनिक रिस्पॉन्स, मतलब इरेक्शन आने की फीलिंग जी, कई तरीक़ों से आती है। विजुअल आती है, आप किसी को नेकेड देख रहे हो, देखा, इरेक्ट हो गया, ठीक है। स्मेल से आती है, स्मेल से, यस, सो स्मेल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इरेक्टोजेनिक रिस्पॉन्स। इफ़ यू आर विद अ वुमन जो अच्छा स्मेल नहीं करती है, यू आर गोइंग डाउन ऑन हर और नीचे से स्मेल आती है, योर पेनिस विल गो डाउन, ठीक है। और अदर हैंड आप लेडी के साथ हो जो बहुत ब्यूटीफुल स्मेल कर रही है, शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल परफ्यूम एंड इज हाइजीनिक, हर हेयर स्मेल्स गुड एंड यू आर अप, राइट। सो आप कामा सूत्रा में देखो कितना जोर दिया है स्मेल पे, स्टीमिंग ऑफ दी वुमेन्स अंडर पार्ट्स, वेयरिंग ऑफ नाइस परफ्यूम्स, पान खिलाना, द टेस्ट, वाह, ठीक है, द टेस्ट ऑफ द वुमन, ठीक है। नाउ यू आर किसिंग अ गर्ल जो अभी स्मोक करके आई है एंड यू गेटिंग दैट वियर्ड, ठीक है, और इरेक्शन कितना भी अच्छी, शी मे बी वेरी ब्यूटीफुल बट दैट स्मेल विल और दैट टेस्ट विल यू नो, ठीक है, टच, ठीक है। लॉट ऑफ मैन डोंट लाइक हेयर, लॉट ऑफ मैन लाइक हेयर, everybody has their own physical, because we are not, see, andrologist as a male health specialist, it is not my job to judge. जी जी जी, I don't judge anybody. ये काम नहीं कर रहा है, उसको काम करवाना मेरा काम है, ठीक है। तो वो हम पहले जज करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लॉट ऑफ कपल्स विल कम, द हस्बैंड विल कम, हस्बैंड से मेरी वाइफ शेव नहीं करती है, ठीक है, शी डजंट शेव डाउन, और वाइफ कहते हैं मैं शेव नहीं करूँगी, मेरी पर्सनल चॉइस है, आई डोंट लाइक टू शेव डाउन देयर। हस्बैंड कहता है मुझे उससे नहीं आता है इरेक्शन, मुझे स्मेल आती है, ठीक है। अब हम क्या करें, तो हमको फिर वाइफ को बोलना पड़ता है, मैडम देखो प्लीज़, कहीं तो आप लोग मिडिल ग्राउंड ढूंढो, मत करो शेव, ट्रिम कर लो, ठीक है, यूज़ सम गुड
सेम इज मैन ऑल्सो. मैन आते हैं कहते नहीं मुझे ओरल चाहिए पूरा एरेक्ट होने के लिए. ठीक है, मैं डायरेक्टली द वाइफ सेज मैं ओरल नहीं करूँगी. द मैन सेज नहीं मुझे, वो वाइफ कहते हैं ओरल नहीं करोगे बिकॉज ये क्लीन नहीं है, यू नॉट हाइजीनिक. ठीक है, ये शेव नहीं करते हैं, साफ नहीं रखते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, स्मेल आती है, आई कैन नॉट गो डाउन ऑन हिम. ठीक है, ही इज नॉट मेंटेनिंग गुड हाइजीन, आई कैन स्मेल यूरिन ऑल द टाइम. सो वी हैव टू टीच दिस बेसिक स्टफ ऑल्सो. तो बेसिक हाइजीन पढ़ाना हमारा काम है. इस देश में 50 मतलब आई थिंक 50% घरों में बाथरूम नहीं है. ठीक है, हम लोग बॉम्बे या दिल्ली में बैठ के हमारे घरों में प्राय हर आदमी का अलग बाथरूम है. 3 BHK है, हर BHK में सेपरेट बाथरूम है. आप सोचो इस देश में ऐसे भी इतने सारे लोग हैं जिनके पास हाइजीन मेंटेन करने के लिए बाथरूम नहीं है, ओपन डेफिकेशन हो रहा है. ठीक है, वो भी तो सेक्स कर रहे हैं, उनकी भी तो इच्छाएं हैं. उन तो हम लोग कोई जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं पेशेंट्स, तो ये नहीं कि सारे पेशेंट्स अमीर ही आ रहे हैं, हर तबके से आते हैं. ठीक है, हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे हैं. ठीक है, एक आदमी जिसके घर में एक ही रूम है और बाथरूम नहीं है, हाउ विल यू मेंटेन इंटीमेट हाइजीन? वो कैसे शेव करे? उस तरह रहे, बाथरूम में लाइट ही नहीं है, कैसे शेव करेगा? ठीक है, हाउ विल द लेडी क्लीन हर सेल्फ? वे विल शी डिस्कार्ड द हेयर? व्हाट डू शी यूज फॉर क्लीनिंग? वो कहाँ से लाए शेविंग ब्लेड और कैसे उसको क्लीन करे? और ठीक है, तो इट लुक्स वेरी सिंपल, बट जब आप मरीज को देखते हो रियल लाइफ में, तो उसकी जो बैकवर्ड हिस्ट्री है जी, कहाँ से वो आ रहा है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब आप उसको बोलोगे आपको रोज़ सेक्स से पहले नहाना है, अब रात को गीज़र नहीं है, ठंड का टाइम है, बाथरूम है नहीं घर में, कुएं से पानी लाए नहाएगा कैसे? कहाँ से नहाएगा? ठीक है, उसको बोलोगे कि मेरे पास हम लोग पेनाइल मसाज सिखाते हैं मरीज़ों को. मसाज करने के लिए प्राइवेसी नहीं है. ठीक है, 6 लोग रहते हैं साथ में, कहाँ मसाज करेगा वो? तो कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे को दवाई लिख दो, आई कैन नॉट डू ऑल दिस. ठीक है, मुझे गोली दे दो कि मैं गोली खाऊँ और मेरा काम हो जाए, बिकॉज आई कैन नॉट डू दिस एक्सरसाइज एंड रेपरेटिव बिहेवियर एंड मसाजेज एंड इंटीमेट हेल्थ एंड हाइजीन. इट इज़ नॉट समथिंग आई कैन डू. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हाइजीन हम लोग जो चीज़ें हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं जी, टूथब्रश, इंटीमेसी, क्लीनिंग, हेयर रिमूवल, जो चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा राइट है या हमारा एक स्टैंडर्ड है, वो हर जगह नहीं मिलता है. ओके, फेयर. ठीक है, बैक टू द इम्पोर्टेंस और Yes, इरेक्टाइल erectile डिसफंक्शन. ये आई थिंक ये वाला पॉडकास्ट मैं 20s और 30s के बंदों के लिए कर रहा हूँ, बट वी कैन कवर 40s एंड 50s ऑल्सो, क्योंकि वो एक्चुअली जरूरी The 50s are the new 30s, you know this. जितना सेक्सुअली एक्टिव 50s के लोग हैं उतने 20s के लोग भी नहीं है. कैसे. Yeah, they are 50 now. They have earned their money. They are settled. Their children are have married and they have gone away. सेक्स ड्राइव उतनी होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा. बंदों की भी, और दोनों की. 50s में the women are hyper sexual demanding. मतलब आप सोचो एक 50 साल की जो फीमेल है, उसका सेक्स ड्राइव कितना स्ट्रांग है और उसका हस्बैंड बेचारा परेशान है 50 साल में. आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस. हाँ वही, 50% ऑफ सेक्सुअल हेल्थ पेशेंट्स आर 50s, नॉट 20 and 30s. मतलब STD नहीं, सेक्सुअल हर चीज़ में. ठीक है, पोटेंसी में, एजैकुलेशन टाइमिंग में, पेनिस एनहांसमेंट में, गर्थ एनलार्जमेंट में, ठीक है, लिबिडो में, डिज़ायर में. तो दीज आर द गाइज हु आर 45 to 55. ये सबसे बड़ा वो है, क्योंकि उनकी वाइफ्स आर रीअवेकन्ड एट दिस एज. 25 साल की जो वाइफ घर में आई थी, उसने 26वें में बच्चा कर दिया पहला, 28वें में दूसरा आया. ठीक है, 18 साल में उनको पढ़ाया लिखाया, स्कूल कराया, ट्यूशन कराया, अब गए बच्चे सेटल हो गए जी. अब वो यंग है, वो 45-46 में है, उसकी टेंशन खत्म हो गई, मदर इन लॉ मर चुकी है, अब वो अकेली घर की मालकिन है. नाउ शी इज़ द ओनर ऑफ हर ओन डेस्टिनी. नाउ शी वांट सेक्स एवरी डे. ठीक है, अब हस्बैंड का कोई बहाना नहीं है कि बच्चा बीच में सो रहा है, कल स्कूल भेजना है, परसों कॉलेज जाएगा, कोई बहाना नहीं है. आज रात को सेक्स होना है भाई, और 2 बार होना है. ठीक है, अब 2 बार तुम्हें करना है, और 2 बार वो कैसे करेगा 45 साल लड़का? ठीक है, 46 में शी इज स्पीकिंग, शी वॉन्ट्स, शी नोज हर बॉडी, शी वॉन्ट्स. उसको पता है कि कैसे मेरे को अपने आप को एक्साइट करना है, उसको पोजीशन पता है. ठीक है, उसके पास कोई इनहिबिशंस नहीं है. ठीक है, शी वॉन्ट्स गुड सेक्स. और 46, 48, 50 के जो मर्द है वो अब मिडिल एज हो गए हैं. ठीक है, अब उनका वो CEOs, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, सीनियर पोजीशंस, जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर क्लास के अंदर, अब वो उन्होंने अपना घर वर बना लिया है, फाइनेंशियल खत्म हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, अब सेक्स होना है, 15 बार होना है महीने में, एवरी सेकेंड डे होना है, नहीं हो पाता है. मैं हमेशा ये मानता था कि बंदों की सेक्स ड्राइव कम हो जाती है एज के साथ. कोई कम नहीं होती है.
कम कर लेते हैं हमारी सोसाइटी में, कर लेते हैं कम। तो बायोलॉजिकली क्या होता है? आप फ्लोरिडा जाओ कभी, फ्लोरिडा इज द रिटायरमेंट हेवन ऑफ द यूएस। एवरीबडी इज 70+, ठीक है, एवरीबडी इज हैविंग सेक्स, द लिबिडो इज स्काई हाई। पर इरेक्शन स्ट्रेंथ वैसी की वैसी रहती है। हाँ, अब ये है, उसको हम कर सकते हैं वैसे का वैसा, अब वहाँ पर मेरी जरूरत पड़ती है, सो आई एम देयर। ओके, आई फील एक पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेकर इरेक्शन स्ट्रेंथ बिल्डिंग, इरेक्शंस को लेकर एक पूरी सेक्शन करनी चाहिए इस पॉडकास्ट में। ठीक है, तो डेफिनेटली 70s के बारे में भी बात करेंगे, बट मे बी लेट्स स्टार्ट इन 20s 2030। हाँ ठीक है, 20-30s, ठीक है। क्योंकि टीनेज में आपकी इरेक्शन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब कभी ऑलवेज हार्ड, यू वॉकिंग अराउंड हार्ड। हाँ। आप चल रहे हो हार्ड है, आप सूंघ रहे हो हार्ड हो गया, आपने फिल्म फेयर का कवर देख लिया हार्ड हो गया आपने। टीनेज में ये सब क्यों होता है? पहले तो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत पीक हो रहा है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन सर्जेस आते हैं। सो बेसिकली द मैन इज बिकमिंग अ मैन, द बॉय इज बिकमिंग अ मैन जी। तो द नेचर इज आस्किंग हिम टू सो हिज नेचर। भाई हम लोग हैं तो एनिमल्स, हमने अपने आप को सोसाइटी में रख लिया, पर वी आर स्टिल एनिमल्स। वी हैव टू द नेचर सी वी बिकेम, हम लोग ये जो सिविलाइज 100-150 साल पहले हुए, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम इन एवोल्यूशन। 100-150 साल पहले तो लाइफ स्पेक्ट 30 साल 35 साल थी। हंटर से बंदा मर जाएगा 20-25 साल की एज में, तो कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर से, फेमाइन से, फ्लड से, कोई एपिडेमिक आया मर गया। तो 17-18 साल तक तो आपको अपनी नेक्स्ट बच्चे कर लेने थे, ताकि आपका जो ट्राइब है वो जिंदा रहे। तो नेचर वांट्स यू टू हैव सेक्स एट 17। वाह, ठीक है, नेचर कहता है 13 साल में यू आर बिकमिंग अ मैन, 14-15 साल में टेस्टोस्टेरोन अर्जेस है, सीमन बनना स्टार्ट हो गया, स्पर्म बन रहा है, टेस्टिस ठीक हो गया, पेनिस हार्ड हो गया, यू आर रेडी। अब आप उसको कब यूज़ कर रहे हो वो सोसाइटी डिसाइड कर रही है। ठीक है, 16 ईयर्स की एज में अ मैन इज रेडी टू हैव चिल्ड्रन। होते भी थे पहले, 16-17 साल में फैमिली पूरी जाती थी। ठीक है, हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स थे ऐसे ही थे, मतलब भाई 18-19 फैमिली पूरी कर दी, 30-40 में एक्सपायर हो गए, बच्चे उनके 15 बच्चे कर दिए, 16 बच्चे कर दिए, वो आगे फैमिली बना रहे हैं। तो नेचर वाइज तो वी आर रेडी। दैट इज़ वाई यू हैव, मेरे को लगता है दैट इज़ वाई यू हैव सच इतने हार्ड इरेक्शंस, इतना डिज़ायर, इतना हाई लिबिडो, इतना, क्योंकि आप रेडी हो उस टाइम। तो इरेक्टाइल रिस्पॉन्स 18-19 ईयर्स तक बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो आफ्टर 20-21 वो इरेक्टाइल रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है, तो कई लोग तो उसको ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो 19 में यू आर अप, द penis almost hits the stomach and it is almost like, you know, and then as you progress in age, slowly the penis का जो angle है that starts going down। उसके multiple reasons है। ठीक है, एक reason है हमारी lifestyle, chronic sitting, lack of exercise। तो धीरे धीरे erectile dysfunction develop होता है जी। ठीक है, I would say कि जो younger patients है उसमें 50% patient psychogenic है। साइकोजेनिक मतलब वो सेक्स नहीं कर पा रहे, मस्टरबेशन कर पा रहे, सेक्स नहीं कर पा रहे, मतलब दिमाग का प्रॉब्लम है, दिमाग का रोल नहीं है, वो लाइव वुमन को हैंडल नहीं कर सकते, साइकोलॉजी का रोल, साइकोलॉजिकली वो, और वो वुमन, देखो वुमन गर्म है, जिंदा है, ठीक है, सॉफ्ट है, ठीक है, एक लिविंग बीइंग है जी, और हाथ ठंडा है, आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो हाथ से कर रहे हैं बिकॉज वो अपनी चीज़ है, कैसे मर्जी कर लो, पर जो एक रियल वुमन है उससे नहीं कर पा रहे हैं जी। तो वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, वो साइकोलॉजी, वो उन्होंने अपने आप को मतलब एक लेडी के लिए रेडी किया ही नहीं। ठीक है, सो उनको थोड़ा ट्रेनिंग करते हैं ना, जैसे उनको थोड़ा नो फैप कराया, एक्सरसाइज कराया, उनको डाइट ठीक किया, थोड़ा सा उनको एलार्जिनिन थोड़ा सपोर्ट दिया, तो दे आर एबल टू सक्सेसफुली डू इट एंड दे बिकम ओके। सपोर्ट कैसे देते हैं? सपोर्ट ऐसा कि तू ठीक है भाई, सब कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, नथिंग टू डाई अबाउट इट, इतना डिप्रेस नहीं होना है। ठीक है, इट इज़ ओके। ठीक है, इंटीमेसी इज़ नॉट ओनली सेक्स, फोर्थ प्ले भी करना है, इट्स ओके। मतलब उनका क्या है कि मतलब मल्टीपल रीजंस है कि इंटरकोर्स नहीं हो पाता, बट थोड़ा सा उनको आप मेंटली सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा उनको बता दो कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएगी, तो दे विल इम्प्रूव, एंड वंस और ट्वाइस दे आर एबल टू हैव सेक्स, तो दे बिकम ओके, उनको लगता है कि हम ठीक है। जी जी। 20% लोग ऐसे हैं यंग एज के जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, क्योंकि ब्लड सप्लाई खराब है या वेन्स खराब है या वीनोजेनिक लीक है, वो बीमारी है, डिजीज़ है। कितना? 20%? 20%। और 30% वो वाले हैं जिन लोगों ने अपने आप को दवाइयों से ख़राब किया है, बिकॉज आज के दिन वायग्रा ओवर द काउंटर अवेलेबल है। आप जाओ केमिस्ट पे, उसको बोलो मुझे सेक्स करने जाना है, वो वायग्रा देगा 100 mg सीधा। आप वायग्रा खाओगे, आपको बहुत अच्छा इरेक्शन आएगा, आप सेक्स कर लोगे। नेक्स्ट टाइम जाओगे फिर वायग्रा खाओगे। अब वायग्रा तो एक पॉइंट के बाद वायग्रा स्टॉप वर्किंग, बिकॉज वो कहा इफ़ यू आर नॉर्मल एंड यू कीप ऑन टेकिंग हाई डोजेज ऑफ दिस, तो धीरे धीरे आपको उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो दवाई का इफेक्ट आएगा नहीं। बायोलॉजिकली वायग्रा क्या करता है?
बायोलॉजिकली वायग्रा इज़ अ PDE5 इनहिबिटर। तो बेसिकली हमारे पेनिस में आर्टरी है जी। तो जब इरेक्शन होता है तो सिग्नल आता है कि पेनिस में ब्लड आना चाहिए, तो आर्टरी को फूलना है। तो एक ड्रग होता है NO इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस इज बेसिकली हेल्प्स इन वेजोडाइलेटेशन, इवन बॉडी बिल्डर्स लेते हैं पंप के लिए। तो NO बनाना है, तो NO बनता है एक रिएक्शन से, ठीक है। तो जो PDE5 है एक एंजाइम होता है जो इस NO को मारता है बेसिकली। तो वायग्रा जाके उस एंजाइम को मारता है। तो बेसिकली अगर ये लड़का इरेक्शन करा रहा है और आप इसको रोक रहे हो तो वायग्रा आपको रोकेगी ताकि इरेक्शन होता रहे। तो वायग्रा डेवलप तो हुई थी हार्ट के लिए। फाइजर कंपनी US की है, उसने डेवलप किया था कि जिन लोगों का आर्टरीज चेस्ट में ब्लॉक्ड है और हार्ट खराब है उनके लिए डेवलप किया था। मतलब जो बूढ़े थे जिनको दिल के प्रॉब्लम्स हाँ। हो रहे थे पर एक्चुअली पर साइड इफेक्ट आया। हाँ, ये क्या हो रहा है? सब बुढ़े वो कह रहे हैं बुढ़े का हार्ट तो ठीक नहीं हो रहा, बस दवाई खाए जा रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। एंड दे फिगर्ड आउट कि द साइड इफेक्ट ऑफ वायग्रा वाज इरेक्शंस, एंड देन दे रियलाइज किया दैट साइड इफेक्ट इज व्हाट वी वांट। सो देन वायग्रा वाज लॉन्च्ड एज अ वेरी सक्सेसफुल ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन वायग्रा इज बीइंग नाउ यूज्ड इन दिस कंट्री एज अ लीजर रिक्रिएशनल ड्रग। वाह। ठीक है, वायग्रा इज बीइंग यूज्ड कि नहीं मुझे 4 बार सेक्स करना है, ठीक है, मुझे 2-2 घंटे सेक्स करना है, तो वायग्रा यूज़ हो रही है बाई यंग किड्स 18 ईयर्स 19 ईयर्स 20 ईयर्स। क्लब में ले रहे हैं, बिस्तर में ले रहे हैं, और इट नॉट ओनली इन मेट्रोज, इवन विलेजेस में, गाँव में, हर जगह वायग्रा इज बीइंग सोल्ड OTC। मैं एक क्विक सोल्यूशन देना चाहूँगा। सेक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, पहले उस सब्जेक्ट के बारे में सीखो, और दूसरी चीज़ अपने इजैकुलेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं उसके बारे में सीखो। वो ही टेक्निक्स होते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। टेक्निक ऑफ सेक्स सीखो इसके बदले। नहीं देखो, हमारे कंट्री में कभी हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। आप मेरे घर वाले मेरे से लड़े, आई बिकेम एन यूरोलॉजिस्ट जी। तो माई फादर वेरी डिसअपॉइंटेड कि तू यूरोलॉजिस्ट तेरे को बना, मतलब ही वांटेड मी टू किडनी ट्रांसप्लांट्स एंड ही वांटेड, आई ट्रेंड इन दैट, रोबोटिक सर्जरी में ट्रेंड किया, आई ट्रेंड इन किडनी ट्रांसप्लांट, देन आई वेंट टू डू दिस। जी। तो माई फादर वेरी डिसअपॉइंटेड कि तू क्या सेक्सोलॉजी में लग गया, ये क्या सेक्स, क्योंकि जस्ट सेक्स एसोसिएटेड है। हाँ बस, तो टैबू टॉपिक है, तो आप नहीं कर सकते ओपनली, आप स्कूलों में नहीं कर सकते इसकी ओपन बात। ये लिटरली सबसे ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि चाहे आपके प्रेफरेंसेस जो भी हो, हर कोई सेक्स करता है। सेक्स नहीं करोगे तो देश खत्म हो जाएगा, ठीक है। लुक एट जापान, ठीक है, वहाँ लोग सेक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के यंगस्टर्स सेक्स नहीं कर रहे हैं, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन में है, कंट्री खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट पैसे दे रही है सेक्स करने के लिए कि आप प्लीज़ कर लो, ठीक है, आप बच्चे कर लो, बच्चे हम पाल देंगे, ठीक है, आप बस करके दे दो हमें, कंट्री का फ्यूचर खत्म हो रहा है जी। ठीक है। तो वी फॉर एनी ट्राइब टू सर्वाइव, वी आर ट्राइब, बेसिकली वी आर ट्राइब जी। बड़े हो गए हम लोग, बड़ी कंट्री हो गए, बट वी आर ट्राइब्स। तो हमारे को अगर अपनी अस्तित्व, अपने तो सेक्स तो होना ही है ना, उसके बिना बच्चा कहाँ से आएगा। वी सेलिब्रेट सेक्स इन अ फॉर्म ऑफ मैरिज। शादी बुलाते 4 लोग खाना खिलाने के लिए, किस लिए? वो क्या करने वाले हैं वो दोनों लोग क्या करेंगे अभी, ठीक है, वो अभी रात को जाके सेक्स ही करेंगे ना, उसके लिए दावत हुआ है ना इतना बड़ा कि सेक्स करेंगे, उसके बाद बच्चा करेंगे, उसके बाद उस बच्चे से फैमिली आगे बढ़ेगा, उससे हमारा वंश चलेगा आगे। तो एंड ऑफ द डे वही मैंने स्टार्टिंग बोला था आपको कि द कोर ऑफ द मैरिज इज व्हाट हैपेंस इन दैट बेड, ठीक है। एंड इफ दैट, और जो वो बेड में हो रहा है वो अच्छा नहीं है, तो पूरा मैरिज क्या, उसका पूरा इकोसिस्टम जो है पूरी वो फैमिली स्ट्रगल खराब हो करेगा, सकती है, स्ट्रगल करेगा, फैमिली डायनामिक खराब हो सब सकता खराब हो जाएगा। भारत में मजबूती होती है, बिल्कुल है, भारत बहुत मजबूत है, पर कुछ चीज़ों से खराब हो गया है। तो ये जो ओवर यूज ऑफ वायग्रा है, जो ये मास्टरबेशन है, इससे हमारी मजबूती खराब हो रही है। वी आर सख्त लौटे, हम सारे सब सख्त है, वी आर ऑल हार्ड। पहले इरेक्शंस को एड्रेस करते हैं, फिर सेक्सुअल टेक्निक को थोड़ा सा एड्रेस करते हैं हमारे भाइयों के लिए। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मोटा मोटा हम 5 पार्ट्स में बांटते हैं जी। तो एक होता है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक मतलब कि नीचे का सामान बिल्कुल ठीक है, पर आप मेंटली सेक्स नहीं कर पा रहे हो जी। ठीक है। तो कहते हैं ना, सेक्स लाइज बिटवीन द ईयर्स नॉट बिटवीन द लेग्स। वाह। ठीक है, ये हमारे पढ़ाते हैं एंड्रोलॉजी में कि सेक्स इज बिटवीन द ईयर्स। ब्रेन है, ब्रेन, आइज, नोज, टेस्ट, साउंड, ये है सेक्स, ठीक है। बिटवीन द लेग्स तो सिर्फ वो एक ऑर्गन है, ठीक है। तो अगर सेक्स एंजॉय करना है तो आपको इस पार्ट को डेवलप करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक आदमी है जो सक्सेसफुल नहीं है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, या उसको उसका करियर गोल पूरा नहीं हो रहा है, या उसका कोई एम पूरा नहीं हो रहा है, या वो मेंटली वीक है, या किसी कारण से ही इज़ नॉट हैप्पी, तो वो नहीं कर पाएगा सेक्स, ठीक है। कैसे एंजॉय करेगा उसका? वो ऐसे लगेगा भूख नहीं लगती, आप बीमार हो, भूख नहीं लगती है, ठीक है। बीमार होकर सबसे पहले सेक्स चले जाएगा। आपको सपोज खांसी है, जुकाम है, बीमारी है, आपको जॉन्डिस है, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, सबसे पहले सेक्स चले जाएगा।
बिकॉज सेक्स कैन ओनली बी डन बाय अ फिट इंडिविजुअल. और ये भी नेचर का रिस्पॉन्स है, ये भी नेचर का रिस्पॉन्स है. एवोल्यूशन में नेचर को वीक लोग नहीं चाहिए, तो नेचर ने डिसाइड किया कि जो आदमी वीक है इसको तो बच्चे होने नहीं चाहिए, तो इसका ऑर्गन ही खराब कर दे. ठीक है, ताकि ही विल नेवर रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा ये. ठीक है, इट इज़ नेचुरल सिलेक्शन. तो खाली जो फिट आदमी है, इवन अगर आप टाइगर्स लायंस देखो तो लायंस में क्या, जो फिट लायन है उसी को राइट है सारे बच्चे करने का. बिकॉज नेचर वांट्स की जो भी जीन पूल है वो खाली स्ट्रांग हो, तभी तो सर्वाइव करेगा ना स्पीशीज़. तो जहाँ वीक हो, मेंटली वीक हो, कहीं भी वीक हो, तो आपका सेक्स जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा. नेचर नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ो. ठीक है, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है. तो साइकोलॉजिकल सेक्स बहुत बहुत कॉमन है आज के दिन. कई रीज़न है. एग्ज़ाम प्रेशर, ठीक है, करियर गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्रॉनिक स्ट्रेस. ठीक है, क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब? क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब कि जॉब्स आज के दिन, ठीक है, 9 to 5 तो एक 9 to 5 इज़ ओनली वन लिखा हुआ स्टेटमेंट आपके जॉब प्रोफाइल में. पर 9 to 5 जॉब कहाँ होता है? 9 to 9 होता है जी. ठीक है, आप ओवर टाइम करते हो जी. प्लस आज के दिन दिल्ली, बॉम्बे, मेरे जो बड़े शहर है उसमें 9 o'clock की जॉब में पहुंचने के लिए आपको 7 बजे घर से निकलना है. ठीक है, आप 7 AM निकल रहे हो घर से, 9 बजे ऑफिस पहुंच रहे हो, 9 बजे के बाद लगातार काम कर रहे हो रात के 8 साढ़े 8 तक. फिर आप निकले, आप घर फिर 9 साढ़े 10 बजे पहुँचोगे. क्रॉनिकली आप सिटिंग हो, टैक्सी में बैठे हो, बस में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो. ठीक है, आपकी कोई लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है. ठीक है, आपका खाना टाइम पे नहीं है आपका, प्लस आपको हमेशा एक क्रॉनिक स्ट्रेस है लोन का, कमाई का, इनकम का, फाइनेंस का, घर पे जो. तो व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड. सो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स जो है हमेशा हाई है, और कॉर्टिसोल लेवल हमेशा हाई रहेंगे. यू आर गोइंग टू गो इनटू एड्रिनल फटीग. आपकी बॉडी बना ही नहीं पाएगी टेस्टोस्टेरोन. मतलब कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होती है. अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, आपके ब्लड में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाएगी. और अगर हमेशा के लिए बढ़ी रही तब वहां भी प्रॉब्लम्स आने लगी. हर जगह. सो आपको जैसे कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं इसको. तो कशिंग सिंड्रोम में क्या आता है, यू गेन अननेसेसरी वेट. ठीक है, यू ऑलवेज योर कॉर्टिसोल लेवल इज हाई, सो यू start losing hair and your testosterone levels fall and motivation levels कम होते हैं. everything. Okay. तो स्ट्रेस कम करना बहुत ज़रूरी है. पता है, एक पेनफुल चीज़ कहना चाहूँगा मैं सेक्स के बारे में, कि एक्चुअली बंदों के लिए सेक्स की शुरुआत उनके बैंक अकाउंट से होती है. बिल्कुल होती है. ठीक है, पैसा है तो सेक्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. ठीक है, सेक्स मिलेगा भी नहीं ना, आप कर सकते हो, देगा कौन आपको. ठीक है, इस लॉजिक ये होना चाहिए, पहले करियर पे फोकस करो. पता है, मॉर्गन फ्रीमन का एक, मॉर्गन फ्रीमन जानते हो? हाँ बिल्कुल. एक एक्टर है जो शॉशैंक रिडेम्पशन में थे. उनका एक डायलॉग है. तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि डिड यू एवर चेज गर्ल्स? ही इज लाइक या अंटिल आई रियलाइज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. तो इंटरव्यूअर पूछते हैं कि व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. तो मॉर्गन फ्रीमन कहते हैं कि डोंट गो आउट चेजिंग द बटरफ्लाइज, बट बिल्ड सच अ बिग गार्डन दैट द बटरफ्लाइज कम टू द गार्डन. बिल्कुल है. ये सेक्स का एक्चुअल कोर है कि खुद पर फोकस करो, खुद के दिमाग में एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक मोड डाल दो, और जनरली दुनिया में अपना नाम बढ़ाओ, पैसे कमाओ, सेक्स सामने से आ जाएगा. तो आप 30 साल के हो जाओगे ना. हाँ, तब तो ईडी हो जाएगा. तो करोगे क्या उसका फिर? फेयर. ठीक है, तो आप इतना स्ट्रेस लेके कर भी लोगे तो आप लाइफ की छोटी खुशियों को तो ख़त्म ही कर दिया ना आपने. ठीक है, पहले थ्योरी होती थी मैरी अर्ली एंड यू, आप हस्बैंड वाइफ अपने साथ एक ज़िंदगी बनाते हो जी. कोई जल्दी नहीं थी चीज़ों की जी. अब उल्टा हो गया, अब जल्दी है. अब एक 25 साल के आदमी से आप एक 50 साल के आदमी का वेल्थ और करियर और स्टेटस मांग रहे हो, कहाँ से लाएगा वो? कैसे लाएगा वो? कुछ लोग 1% कर सकते हैं, बट टेक्स टाइम एंड एफर्ट ना. आज के दिन 18 साल में आप 12th पास करते हो. ठीक है, फिर आप 22 साल तक जाके अपने जो भी डिग्री वगैरह करते हो. ठीक है, जॉब लगेगी तो 25 साल तक आप कहाँ से गार्डन बना लोगे? नहीं बना सकते. और सेक्स करना है उसी टाइम पे. दैट इज द टाइम फॉर द मोस्ट फुलफिलिंग सेक्स दैट यू कैन हैव. तब सब कुछ काम करता है. अगेन कीपिंग इन माइंड इरेक्शंस, बेसिक लॉजिक ये है कि हेल्थ पर ध्यान रखो, लाइफस्टाइल पर ध्यान रखो, बिल्कुल, ताकि आपके हार्मोनल लेवल्स बैलेंस्ड रहें. यस, दैट्स द बेसिक लॉजिक ऑफ इरेक्शन हेल्थ. रिड्यूसिंग स्ट्रेस. तो मेरे को कई बार लड़के आगे बोलते हैं कोई स्ट्रेस नहीं है. मेरा स्ट्रेस नहीं है, पर यही स्ट्रेस है. ठीक है, जो तुम कर रहे हो वही स्ट्रेस है. ठीक है, व्हाट टाइम डू यू स्लीप? 1 o'clock. व्हाट टाइम डू यू गेट अप? 8 o'clock. ऑफिस किस टाइम है? 10 बजे जी. ठीक है, आते किस टाइम घर पे हो? 8 बजे. ठीक है, डिनर किस टाइम करते हो? 10:30. ठीक है, फिर उसके बाद 2 घंटे रील्स देखनी है. ठीक है, फ़ोन पे रहना है, टिंडर करना है, हुकअप करना है, व्हाट्सएप करना है, फ़ोन करना है, काम खत्म करने 1 बज जाता है.
ठीक है, जिम भी करते हैं, पर जिम के अंदर भी आज के दिन स्ट्रेस है। जिम के अंदर भी आप मतलब आपको आर्टिफिशियल, हाँ बिल्कुल, हाँ इसकी हाइट नहीं है, इसका मसल छोटा है, इसका बाइसेप कितना है, इसका थाई कितना है, इसका चेस्ट कितनी है, ठीक है। मतलब आप हर चीज़ में एक कंपैरेटिव लाइफ कब तक जी सकते हो? तो ये एक मेटाफिजिकल थॉट हो गई, मतलब ये मेरे काम से मतलब नहीं है, पर ये है कि जो मरीज आते हैं तो वही हम लोग, आई कैन नॉट गिव सो मच टाइम टू पेशेंट्स, तो हम 5 मिनट देते हैं, 10 मिनट देते हैं जी, बट वी टेल देम कि स्लीप ठीक करो, डाइट ठीक करो, एक्सरसाइज करो, काम का स्ट्रेस कम करो, फाइंड अ वर्क विच इज क्लोजर टू योर होम। आप रह रहे हो, दिल्ली का एग्जाम्पल जरा, बॉम्बे का मुझे आइडिया नहीं है, पर दिल्ली में आप रह रहे हो नोएडा में, एंड यू गोइंग, इट्स लाइक लिविंग इन साउथ बॉम्बे एंड यू आर वर्किंग इन वर्सोवा, एंड एवरी डे यू आर ट्रैवलिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो बेटर है साउथ बॉम्बे रह लो, गो स्टे इन गुड़गांव, एटलीस्ट यू विल सेव 1 hour ट्रैवलिंग टाइम, ठीक है। Vibration is also a very common cause of erectile dysfunction. Vibration? Yes. For example, you're sitting in a car for 2 hours in a moving vehicle. The micro vibrations happening the entire way. Pelvic health आपकी वो भी खराब करती है. Pelvic health? Your blood flow to your penis, testis, lower body. Is it fair to say कि मान लो अभी हम वो सिचुएशन शायद नहीं बदल सकते, गाड़ी की सिचुएशन, बिल्कुल, और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ एंड मेरे ब्रोज के एक्सपीरियंस से। मैंने योगा स्टार्ट करी, ठीक है, योगा में 2 चीज़ों की वजह से बहुत मेंटल हेल्थ हेल्प हो गई, पर उसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई, एंड डेफिनेटली आई फील कि मेरे हार्मोन्स इन प्लेस हो गए एंड सेक्सुअल हेल्थ शायद बढ़ी है। ओके, पहला एस्पेक्ट है मेडिटेशन, क्योंकि दिमाग शांत हो गया, तो आप एक जगह बैठ रहे हो, cortisol डाउन हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की वजह से आपके थॉट्स बहुत काम हो जाते हैं। बट अगर आप मेल ओरिएंटेड योगा कर रहे हो जहाँ कोर स्ट्रेंथ पर फोकस किया जाता है, और कुछ कुछ आसनास होता है, मैं नाम भूल, आई थिंक इट्स कॉल्ड हलासन, जहाँ आप अपने पैर ऐसे ऊपर रख रहे हो, अपने कोर को एक्टिवेट कर रहे हो और पीठ भी ऐसे ऊपर, थोड़ा सा एडवांस्ड योगा पोज है, ठीक है। आप बेसिकली अपने बॉडी के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म करो। ये एक आसन है, पर बहुत सारे आसन होते हैं, जैसे पूरा अगर सूर्य नमस्कार कर लिया कि आपका कोर बहुत ज़्यादा वर्क होता है। मैंने मेरे योगा कोच से पूछा कि क्यों कहा जाता है थियोरेटिकली इन आसनास को सेक्सुअल हेल्थ से एसोसिएट किया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले तो मतलब फ्रॉम अ योगिक पर्सपेक्टिव आपका कोर सच में आपका कोर होता है किसी भी एक्टिविटी के लिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, इंक्लूडिंग सेक्स। जिस सेक्स में क्या आपको थ्रस्टिंग करनी पड़ती है और वहाँ आपका पीनस का ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। अगर कोर वर्क हो गया तो, एंड योर कोर इज एवरीथिंग फ्रॉम योर लेग्स टू योर लोअर बैक टू योर स्टमक टू इवन योर सोलर प्लेक्सस रीजन, अगर ये रीजन स्ट्रॉन्ग हो गया तब ऑब्वियसली सेक्स को फायदे मिलेंगे, पर वहाँ का ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव करेक्ट। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? तो योगा इज़ वेरी साइंटिफिक जी, ठीक है। तो जो हम योगा में आप आसन बोलते हो या योगा में हम कुंडलिनी बोलते हैं, जो कोर बोलते हैं, वो आपको अगर आप पढ़ोगे एनाटमी तो उसमें एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। सो मैं उस डॉक्टर्स की ब्रीड में से हूँ जो बिलीव करता है कि हमारी जो एंशिएंट प्रैक्टिसेस है उसका बहुत हैवी साइंटिफिक बेसिस है। तो कीगल एक्सरसाइजेस जो हम सिखाते हैं पेशेंट, कीगल्स इज बेसिकली द कोर। कीगल्स बेसिकली हमारा एक पेरिनियम मसल होता है जिससे सारे मसल्स जुड़े हुए हैं। जैसे जब आप शिट करने जाते हो, जब संडास करने जाते हो, आप क्या करते हो, आप वहाँ प्रेशर डाल रहे हो आउटवर्ड। मान लो अगर आपको किसी चीज़ को सक इन करना है वहाँ से, तो आप क्या करोगे, वो वाली मूवमेंट को कीगल कहते हैं। yes, जैसे आपको बहुत तेज पॉटी आई है और रोकना चाहते हो, क्योंकि बाथरूम नहीं है, तो जो मसल को टाइट करते हो उसे कीगल्स मसल बोलते हैं। तो दैट मसल इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, वो मसल इज कनेक्टेड टू द लेग्स। तो बेसिकली कीगल्स इज अ पार्ट ऑफ PFMT। योगा को अंग्रेज लोग बोलते हैं PFMT, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग, ठीक है। और योगा के सब आसनों का उन्होंने इंग्लिश नाम निकाल रखा है, पर सारे के सारे हमारे ही आसनों में से है। तो योगा के अंदर जो कीगल्स है, कीगल्स को आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, मुझे अभी माइंड से स्किप हो गया, डिस्क्राइब्ड है हमारे उसके अंदर, और उसी को डॉक्टर कीगल्स ने कीगल्स बनाया। बट कीगल एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं सो देयर इज अ वेल्थ ऑफ बेनिफिट्स। मतलब कोर को स्ट्रेंथन, कोर में प्लैंकिंग भी है, कोर में आपकी स्पाइनल एक्सरसाइजेज भी है, कोर में आपके स्क्वाट्स भी आते हैं, कोर के अंदर आपका प्लेन कीगल्स तो है ही, आपकी जो ये अलोम विलोम है, सूर्य नमस्कार है, तो दिस बेसिकली कंडीशंस द एंटायर एंड इट, वो बहुत हेल्प करता है। मतलब आप सिर्फ कीगल्स ऐड कर लो अपनी लाइफ में, 40% इरेक्टाइल डिस्फंक्शन खत्म हो जाता है बिना दवाई हो गए, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये है कि हेल्थ पर फोकस करो, दिमाग यानी कि मेंटल हेल्थ और दिल की हेल्थ पर फोकस करो, बाकी सब हो जाएगा। करेक्ट। सो एक बहुत कॉमन होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी, आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में बात करनी चाहिए, ये शायद भारतीय बंदों के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक है। परफॉर्मेंस एंजाइटी को लोग इम्पोर्टेंस मानते हैं,
कभी कभी? इम्पोर्टेंसी नहीं मानते, डर जाते हैं, बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। क्या होती है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, ये भी बता परफॉर्मेंस दो। एंग्जाइटी होती है कि लाइक आपका 50th सेंचुरी है, ठीक है, और आप जा रहे हो ग्राउंड पे, पूरा दुनिया देख रहा है आपको, और आपके दिमाग में इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि आप कुछ कर नहीं पाते, एंड यू एंड अप गोइंग आउट ऑन अ डक, ठीक है। दैट्स व्हाई विराट्स 50th सेंचुरी इज अ बिग थिंग, बिकॉज इतना परफॉर्मेंस होने के बाद भी ही परफॉर्म्ड, ठीक है। वेरी फ्यू पीपल हैव दैट मेंटल बैलेंस एंड पावर, ठीक है। अगर सब देख रहे हैं आपको, तो एंग्जाइटी में क्या होता है, आदमी ने सेक्स किया नहीं है, कौन देखा है, लोगों ने सुना है, दोस्तों ने सुना है, अब ही इज़ गोइंग टू हैव सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, अब उसको लग रहा है कि मेरे को परफॉर्म करना है, और वहाँ कुछ होता ही नहीं है, वो आपका दोस्त साथ छोड़ गया, ठीक है, आप सो जाता है आपका दोस्त, उठता ही नहीं है, फिर आप लगे हो कि क्या हो गया ये, एंड द गर्ल लुकिंग एट यू कि यार क्या हो गया, एंड यू आर लाइक totally embarrassed, and then nothing happens, because now what has happened is your cortisol has gone off the roof, your stress and anxiety has gone off the roof, and you don't know what to do, and you're just shaking it, and you're just trying, and nothing is happening, and then she just dresses up and you just leave, and as soon as she leaves you get it up again, मतलब जैसे ही एंग्जाइटी खत्म हुई, परफॉर्मेंस खत्म हुआ, यू आर अप, एंड देन यू आर लाइक, यू कम डॉक्टर पे आके बोलते हैं यार सब कुछ हो रहा है, पर जब वहाँ करना होता है तो कुछ नहीं होता है। एक बार कुछ नहीं हुआ, फिर सेकेंड टाइम कुछ नहीं हुआ, थर्ड टाइम गर्लफ्रेंड बोलती है कि यार दिस इज, यू हैव टू सी अ डॉक्टर जी। अगर वो कमिटेड है, और नहीं कमिटेड है तो शी सेज बॉस आई कांट कीप कमिंग, एंड नथिंग इज हैपनिंग, एंड यू लूज कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली, एंड देन आप क्या है कि यू स्टॉप डेटिंग कम्प्लीटली, बिकॉज आपको लगता है कि आप में प्रॉब्लम है कि आप कुछ कर नहीं सकते, और यू डोंट वांट टू गो थ्रू द सेम एम्बैरेसमेंट एंड सेल्फ डाउट एंड अगेन, एंड सो यू स्टॉप एंड देन दैट बिकम्स साइकोजेनिक ईडी। तो उसके बाद फिर आप वो दिमागी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बन जाता है, क्योंकि अब आप ठीक हो, पर क्योंकि आपका 1-2 बार नहीं हुआ तो अब नहीं हो पा रहा है, एंड यू आर वेरी कंसर्न्ड, और आप नहीं कर पा रहे हो, तो इनके अंदर कुछ नहीं होता, थोड़ा सा इनको गाइडेंस की, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड मे बी द ब्लू पिल वंस और ट्वाइस। ब्लू पिल मतलब? द वाइग्रा। ओके। कि आप उनको हाफ टैबलेट दे दो, कि भाई अगर आपको एंग्जाइटी है भी तो भी इरेक्शन रहेगा, बिकॉज एक बार यू डू इट, एक बार हो गया तो उसके बाद फिर कि हाँ हो जाएगा, यू नो हाउ टू डू इट, ठीक है। तो इसलिए कि बस फिर चीज़ें ठीक हो जाती है। तो अराउंड 30-40% यंग मैन का ये होता है कि सब कुछ ठीक है, खाली एंग्जाइटी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ज़्यादा है, तो नहीं कर पाते। और वो एंग्जाइटी शायद आपके काम की वजह से आ रही है, पर आपको पता नहीं। काम की वजह से नहीं है, वो एंग्जाइटी सिर्फ इसकी वजह से ही कभी सेक्स किया नहीं है, और उनके मन में है बहुत कुछ करना है, और कुछ हो नहीं पाता। ओके। मेरे कुछ दोस्त थे जिनका ये प्रॉब्लम हो रहा था, जिनके एक्चुअली वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस थे। बिल्कुल। पर तो शायद मे बी उनके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई थे, और सेक्स के दौरान वो पूरी तरह से सेक्स के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, इसलिए वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बट आई मीन ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है नहीं इसका। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें बताई आपने। सो एक तो होता है कि एक आदमी है जो बिल्कुल ठीक है, कंप्लीटली नॉर्मल है, बट जस्ट बिकॉज उसके लिए नई एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहा है, और उसकी वजह से, या फर्स्ट टाइम भी नहीं कर रहा, पहले किया है, पर जो दिस गर्ल न्यू है, एंड शी इज़ मे बी वे टू ब्यूटीफुल, आउट ऑफ द लीग जी, ठीक है, और हो जाता है हर आदमी से। आप हर आदमी से पूछोगे कि हाउ विल यू रेट द गर्ल, ही इज़ विद, तो हमेशा उसको आउट ऑफ लीग ही रेट करेगा, एंड इफ यू आस्क अ वुमन, हमेशा उसको लोअर देन व्हाट शी कैन गेट बेटर, द मैन ऑलवेज थिंक्स दैट आई गॉट बेटर, ठीक है। तो उसमें क्या एंग्जाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा कि मेरे को उसको सेटिस्फाई करना है। अब होता क्या ना कि हमारी सोसाइटी से हो गई है कि सेटिस्फैक्शन का सारा जिम्मा मर्दों पे आ गया कि तुमने सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो अगेन नो, सेक्स इज म्यूचुअल, इज टू थिंग्स टुगेदर, राइट। तो थोड़ा सा रोल इसमें वुमन का भी है। अगर द वुमन इज एक्चुअली कमिटेड इन लव, एंड मे बी हो सकता है कि वो वही सॉल्व कर दे, अगर वही उस पॉइंट पे बोल दे उसको कि भाई इट्स ओके। बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा पार्टनर रोल है, का, हाँ, बहुत पार्टनर केसेस का। में। अगर पार्टनर सपोर्ट कर जाए तो चीज़ें ठीक हो जाती है, और वही पार्टनर थोड़ा भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू मैरिजेस है, अरेंज मैरिज है, फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं, हनीमून की नाइट नहीं हो पाया, लॉट ऑफ टाइम दीज न्यू कपल्स विल कम कि सर 3-4 बार हो चुका, खड़ा ही नहीं हो रहा, हनीमून गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, हम थाईलैंड में सिर्फ बीच देख के आ गए, ठीक है। तो क्या यार, बीच भी सुंदर होता है। वी डोंट एक्सपेक्ट ना हनीमून पे कि खाली बीच ही देखना है। हनीमून सेक्स अलग होता है क्या? बिल्कुल होता है, हनीमून सेक्स अलग होता है, फर्स्ट सेक्स हमेशा अलग होता है, बाद में तो वेनिला सेक्स होता है। हनीमून सेक्स तो आपका एक नया पीरियड है जहाँ पर आप सब चीज़ें एंजॉय कर रहे हो, नई चीज़ें समझ में आ रही है, आप सामने को जान रहे हो, ठीक है, उनके टेस्ट, उनकी यू कैनॉट नो योर पार्टनर इन 3 और 4 days, पर वो 3-4 दिन आपको फैमिली हसल बसल और लोगों के बीच में अलग मिलती है।
कि जब ट्रैवल करते हो तो लोगों की पर्सनालिटीज भी बिल्कुल सामने आती है। आप फ्री हो उस टाइम ना, आप कन्वेंशनल देखो, हनीमून में भी आप और हमारे लिए फिर वही बात है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस मैटर करता है। आज के दिन शादियाँ बड़े घरों में, जैसे अच्छे घरों में शादियाँ होगी तो उनको अलग फ्लोर मिल जाएगा, अलग किचन मिल जाएगा, अपना एक इंडिपेंडेंट। जहाँ एक कपल है जो रह रहा है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वहाँ पर अगर जो डॉटर इन लॉ है वो सुबह 8 बजे नहीं आ रही है बाहर, या आपका देखो, मैन गेट हार्डर इरेक्शन इन द मॉर्निंग बिकॉज अर्ली मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, ठीक है। तो मॉर्निंग सेक्स इज बेटर देन नाइट सेक्स फॉर गाइस, फॉर गाइस, फॉर बोथ। फॉर बोथ ऑब्वियसली। अब उसको मॉर्निंग में 8 बजे सेक्स करना है पर उसको जाना है बाहर किचन में, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। अब हनीमून में कर सकते हैं। सो वो 4-5-6 दिन आपको अपने कपल के पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम मिल रहा है जी। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है। पर अगर उस टाइम आप सेक्स नहीं कर पा रहे हो तो व्हेन यू कम बैक, तो यू कम बैक इन सेल्फ डाउट। सेक्स हुआ नहीं, वाइफ भी लगता है कि यार मैं ये ठीक है नहीं है, ठीक है, आपका एक इंजॉयबल पीरियड ख़राब हो गया तो लॉट ऑफ टाइम्स प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो दीज गाइज विल कम, बट देन वी अगेन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा सपोर्ट, मिर्च थोड़ी मसाला। मेडिकेशन, दे आर बैक टू नॉर्मल, ओके, चीज़ें ठीक हो जाती है। जितने भी बंदे मेरे सर्कल में जिनको परफॉर्मेंस एंजाइटी का प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबके साथ हुआ है, जितने भी दोस्त हैं सारों के साथ लाइफ में एक बार तो हुआ है ये। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। और कुछ कुछ लोगों के साथ वो प्रॉब्लम थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट हो गया। स्ट्रेच्ड आउट मतलब कि थोड़ा टाइम लगा प्रॉब्लम जाने के लिए, ना कि फिजिकली स्ट्रेच्ड आउट। बट एनीवे, तो जिनको टाइम लगा टू हील फ्रॉम परफॉर्मेंस एंजाइटी, मोस्टली पार्टनर ने हेल्प किया था, जो गर्लफ्रेंड थी, जो वाइफ थी। देखो उस पॉइंट पे ना आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस टाइम पे जब आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप देखो आप डिस्कस कैसे करो किसी से, व्हाट हैपेंड बिटवीन आपके और पार्टनर की इंटीमेट मूवमेंट है जी। अब उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते किसी से। दोस्तों से क्या बोलोगे कि यार मेरे से कुछ हुआ नहीं, तो दोस्त बहुत क्लोज होना चाहिए। अब अगर वो दोस्त उस टाइम आपको सपोर्ट ना करके आपकी मतलब उसको एक एम्बैरेसिंग बना दे या उसको मजाक बना दे, फैला दे दोस्तों में, ठीक है, तो वो फिर अपने आप के अंदर एक और हेडेक हो जाता है। तो उस पॉइंट पे क्या है कि फिर बंदा गूगल करता है, डिड नॉट गेट इरेक्शन फर्स्ट टाइम, गूगल बताता है कि आपको ट्रॉमा है, यू नीड अ पेनाइल इम्प्लांट, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो ऑर्डर जाता है कि यार गूगल तो बोल रहा है कि बहुत ही ख़राब हो गया है। देन दे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दीज क्वैक्स। इंडिया में क्वैक्स का बहुत कॉन्सेप्ट है, हकीम बाबा, ठीक है, फिर हकीम पे जाएंगे, हकीम उनको नब्ज देखेगा, फिर बोलेगा नहीं तुम्हें मर्दाना कमजोरी है, अब तुम ये दवाई खाओ, ये शिलाजीत खाओ, ये खाओ। देन दे गो इनटू दैट ड्राइव, फिर वहाँ पर दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एंड वेस्ट देयर एफर्ट। तो उस टाइम अगर उनको एक प्रॉपर एवेल्यूशन मिल जाए किसी बड़े से हु हैज़ गॉन थ्रू दिस, वही गाइड कर देगा, नहीं इट्स नॉर्मल, थोड़ा सा रिलीज योर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, चीज़ें ठीक हो जाएगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, बट आई फील कि अगर आपके पार्टनर सपोर्टिव है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है और अगर आपका दिमाग शांत है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 3 फैक्टर्स को अगर आपने टिक बिल्कुल कर ठीक है। लिया, सपोर्टिव पार्टनर, गुड फिजिकल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और मेंटल हेल्थ शुड बी इन प्लेस, मतलब शांत, आपका दिमाग शांत होना चाहिए। बिल्कुल। सो यू आर राइट, कंप्लीटली राइट, बट इसमें एक थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन इरेक्शन से रिलेशन नहीं है। बट इरेक्शन स्ट्रेंथ टेस्टोस्टेरोन से नहीं है। नहीं, तो इरेक्टाइल स्ट्रेंथ आती है ब्लड सप्लाई से, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से, ओके, ठीक है, क्योंकि पेनिस इज अ ब्लड ऑर्गन, तो जितना ब्लड प्रेशर होगा, जितना ब्लड आएगा, उससे इरेक्शन आएगा। तो इरेक्शन, टेस्टोस्टेरोन आपका लिबिडो, आपका डिज़ायर, आपकी इच्छा, टेस्टोस्टेरोन का वर्क उस पर है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स कि आपका पेनिस कितना सफल रहेगा, उसमें कितना ब्लड आ सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक इनडायरेक्ट फैसिलिटेटर है सप्पल इरेक्शंस मतलब? का। सपल मीन्स समटाइम्स द पेनिस की वेसल स्टार्ट गेटिंग हार्डन्ड, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको। ओके, सो दैट इज नॉट, उसमें उतना ब्लड आ ही नहीं पाता जितना आ सकता है। सो देन यू एंड अप विद पेनाइल शॉर्टनिंग, साइज डिस्टर्बेंसेस। हाँ, तो ये सब एज होता है, ये दिस और टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। सो बट टेस्टोस्टेरोन आपका लिबिडो डिजायर को बेसिकली इफेक्ट करता है। सो लो टी वाले मेन में इरेक्शंस, मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं आएंगे, ठीक है, व्हेन दे वांट इरेक्शन तब नहीं आएंगे। पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है उनको कि उनको लिबिडो नहीं रहता, उनका सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती है, मन ही नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि हम लाइफ में मेरा सेक्स करने की मन हो गई। यंग बॉयज थिंक कि जिंदगी भर सेक्स करते रहेंगे, सेक्स होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। आफ्टर एज व्हेन टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइंस, तो आपका सेक्स करने का मन ही नहीं करता है। लिटरली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कपल्स, थाउजेंड्स, आई थिंक मिलियंस ऑफ कपल्स इन इंडिया, जहाँ पर दे हैव सेक्स वंस इन 3 months, मैरिड, 3 महीने में एक बार सेक्स हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड का सेक्स करने की इच्छा ही नहीं है, ठीक है। पर वो 3 महीने में एक बार क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाती है घर पे, करना पड़ता है। अच्छा, लड़ाई को सॉर्ट करने के लिए। हाँ, बिकॉज देन वाइफ सेज कि 3 महीने हो गए सेक्स नहीं हुआ, ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग, यू आर हैविंग एन अफेयर,
यू डोंट लाइक मी एनी मोर, आई एम नॉट फिजिकली अट्रैक्टिव, 2 बच्चे हो गए, नाउ यू डोंट वांट टू स्लीप विद मी. सो देन जस्ट टू सेटिस्फाई हर एंगर एंड टू सॉर्ट द फाइट, वो सेक्स होता है. फिर 3 महीने का टाइम मिलता है, फिर 3 महीने बाद फिर लड़ाई होती है, फिर सेक्स होता है. ठीक है, फिर 1 साल के बाद देन दे सर्च आउट एंड्रोलॉजिस्ट की व्हाट इज़ हैपनिंग. मतलब आई एम नॉट हैविंग एन अफेयर, माई वाइफ इज़ अट्रैक्टिव, मेरे बच्चे हैप्पी है, मुझे सेक्स करना है पर क्यों नहीं हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग लाइक हैविंग सेक्स. ठीक है, देन दे कम एंड देन वी हैव टू वर्क अप, वी फाइंड द टेस्टोस्टेरोन लो है, भाई वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब है. ठीक है, थोड़ा बहुत डायबिटीज़ हो गया है, बीपी हो गया, वो 40-45 वालों की बात कर रहा हूँ. एंड वी करेक्ट दैट एंड देन दे आर अगेन बैक टू नॉर्मल. ओके. तो हमने अब तक 20s और 30s के इरेक्शन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी. 40s में यही होता है कि टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा रिड्यूस होने लगता है. 40s में, सो 20-30 इज साइकोजेनिक, 30 प्लस to 30 to 45 आर अगेन देन इसमें लो टी वेरी कॉमन. पर लो टी को प्रिवेंट किया जा सकता है एक लिमिट तक. सो men विल नॉट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन. आदमी उतना टेस्टोस्टेरोन जिंदगी भर नहीं प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन आपकी नेचुरली कम हो जाएगी. ठीक है, ये एक मिथ है कि आप डाइट से और नेचुरल फूड से टेस्टोस्टेरोन हमेशा हाई रख सकते हो. तो आप देखोगे एक स्टडीज हुई है, लेवल्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 20-30 ईयर्स में 700 टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल मानते हैं. ठीक है, 30s में 500 हो जाएगा, 40s में 400 हो जाएगा, 50s में 300 हो जाएगा. तो दैट्स कॉल्ड एज एंड्रोपॉज. जैसे मेनोपॉज होता है, तो मेनोपॉज में लेडीज़ में जैसे पीरियड बंद हो जाते हैं, वैसे एंड्रोपॉज भी होता और है. ये हर बंदे के साथ होगा. हर के साथ होगा. तो इट इज़ कॉल्ड एज एडम, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन द एजिंग मेल. मतलब जैसे जैसे मर्द एज कर रहा है उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती जाएगी. रफली एज क्या होता है, एज रेंज? नॉर्मली 40 से 50s के बीच में एंड्रोजन गिरता है. अब इसका भी नेचुरल रीज़न, एवोल्यूशनरी रीज़न है. एवोल्यूशन डज नॉट वांट द एल्डरली मेंबर्स ऑफ द ट्राइब टू कीप हैविंग सेक्स. नहीं तो ट्राइब में इतनी लेडीज़ नहीं है, दे वांट द यंगर पॉपुलेशन टू हैव. तो नेचुरली दे वांट कि ओल्ड आदमी, जो ओल्ड शेर है या ओल्ड आदमी है, धीरे धीरे उसकी इच्छा खत्म हो जाए, टेस्टोस्टेरोन लो हो जाए, लिबिडो डाउन हो जाए, वो धीरे धीरे आउट ऑफ सर्कुलेशन चले जाए. तो लो टी इज़ अ सर्वाइवल मैकेनिज्म. ठीक है, विच इज़ देयर एज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन. तो फिर जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि 70s के मेल्स भी अमेरिका में बैठकर सेक्स दे कर आर ऑन टीआरटी, TRT. टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. वाह, वो जो वहाँ बहुत कॉमन है. बहुत कॉमन है, हर जगह कॉमन है. भारत में भारत में नहीं है अभी, पर आ रही है धीरे धीरे. तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट तो होता क्या है कि इफ़ यू आर 40-45 एंड यू हैव सेक्सुअल डिज़ायर या यू वांट सेक्सुअल डिज़ायर, तो देन यू हैव टू समहाउ मैनेज योर टेस्टोस्टेरोन. अब टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मिथ है कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट मतलब कि आपको इंजेक्शन ही लेने हैं. ज़रूरी नहीं है. मतलब लोग उसे स्टेरॉइड्स मानते हैं. हाँ, तो ज़रूरी नहीं है. तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट के भी कई तरीके हैं. तो फॉर एग्जांपल आपका टेस्टोस्टेरोन सपोज एक लेवल है एक्स और आपको जो रिक्वायर्ड है वो लेवल है वाई. तो एक्स और वाई के डिफरेंस को पूरा करना है. सो उसको पूरा करने के लिए वी हैव नेचुरल मेथड ऑल्सो. एक्सरसाइज से हो जाता है. ठीक है, आपके कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स है उनसे बढ़ सकता है. ठीक है, आपके एक्सरसाइज रेजिमेंट से बढ़ सकता है. पर ज़रूरी नहीं हर किसी में बढ़े. एवरी मेल इज जेनेटिकली डिफरेंट. तो हो सकता है कि एक आदमी है जो खाली नेचुरल एक्सरसाइज से टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई रखे हुए है, हो सकता है कि आपको उतना डिक्लाइन ही ना हुआ हो. पर एक आदमी ऐसा हो सकता है जिसको कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े. अब उसके अंदर हमारे पास ओरल टैबलेट्स भी है, नॉन स्टेरॉइडल एजेंट्स भी है, स्टेरॉइडल एजेंट्स भी है. तो अगर आप सुपरविजन के अंडर टीआरटी करते हो तो वी कैन मेंटेन योर टेस्टोस्टेरोन एट अ हायर लेवल. और सुपरविजन के बिना करना ही नहीं चाहिए, बहुत कुछ हो सकता है बॉडी में. हाँ, मतलब सुपरविजन के बिना प्रॉब्लम क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 100 mg की जी, और आप ले रहे हो 500, तो 400 mg एक्स्ट्रा ले रहे हो जो अननेसेसरी आपकी बॉडी में आप एक्स्ट्रा केमिकल्स डाल रहे हो. प्लस हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन लेने से आपको साइड इफेक्ट हो जो अगर आप मॉनिटर्ड केयर में लोगे तो आपको ना हो. तो वर्ल्ड ओवर टीआरटी इज़ डन डॉक्टरों की सुपरविजन में. पर इंडिया में बिकॉज हमारी फार्मास्यूटिकल, क्योंकि वर्ल्ड ओवर आपको मिलेगा ही नहीं, केमिस्ट आपको डॉक्टर के बिना देगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है. तो इंडिया में OTC यूज़ बहुत ज़्यादा है. ओवर द काउंटर. आप केमिस्ट को बस पूछ सकते हो, कुछ केमिस्ट दे दे देगा, देगा. इंजेक्शन आपको लगा रहे हो आप. ठीक है, ले लो भाई, खा लो टेस्टोस्टेरोन. हाँ बिल्कुल. तो और फिर क्या होता है अगर 500 mg टेस्टोस्टेरोन लिया और अगर आपको सिर्फ 100 mg की ज़रूरत है? एग्रेशन, हाइपर सेक्शुअल बिहेवियर. हाइपर सेक्शुअल बिहेवियर. हाँ, मतलब हॉर्नी ऑल द टाइम. नाउ आपकी वाइफ को वही 2 बार चाहिए था, 3 बार चाहिए था महीने में, आपको अब डेली मॉर्निंग इवनिंग चाहिए. ठीक है, पर बिगेस्ट साइड इफेक्ट होता है पोस्ट टेस्टोस्टेरोन डिप. आपने लिया, आपको 15 डेज हाई रहा, आप पागल हो गए, और 15 डेज बाद जब वो फॉल आता है तो आपका जब पहले 300 था 300 नीचे जाएगा, 150 जाएगा.
तो सडनली यू गो इनटू दिस डीप लेथार्जी एंड डिप्रेसिव, तो यू गो इनटू अ बाइपोलर काइंड ऑफ अ स्टेट. 15 डेज तो आप मैनिक हो और हाइपर सेक्सुअल हो, और 15 डेज आप बिल्कुल ही डिप्रेसिव हो, लेथार्जिक हो. आपकी नॉर्मल, इवन नॉर्मल मोटिवेशन डिसअपियर्स टू वर्क. मोटिवेशन और टेस्टोस्टेरोन बहुत लिंक्ड होते हैं. हाँ बिल्कुल. तो आपकी जो साइकिल है वो बिल्कुल ही खराब हो गई. तो यू आर गोइंग इनटू अ वेरी हाई पीक एंड अ वेरी लो डिप. जी. तो उसको रोकने के लिए वी हैव टू बैलेंस इट, कि आपका डिप जो है वो आए ना. सो यू आर इन अ क्रॉनिक वेल बैलेंस स्टेट. तो दैट कैन ओनली हैपन विथ अ वेल टेलर्ड रेजिमेन. ठीक है. तो वो देन अगेन इज अ वर्क दैट डॉक्टर डज. तो हो सकता है वो एंड्रोलॉजिस्ट करे या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स जो हार्मोन्स मैनेज करते हैं. सो दे कैन मैनेज एंड मे बी गिव यू अ बेटर कंट्रोल ओवर योर टी लेवल्स. और टी लेवल मेरे को लगता है मर्द को मर्द टी बनाता है. उसका मोटिवेशन, उसका डिज़ायर, उसका लिबिडो, उसकी एनर्जी, उसका मेंटल. मरीज जिनमें टी लो होता है दे डेवलप अल्जाइमर्स अर्ली. ठीक है. सो इफ यू हैव लो टी यू विल डेवलप अर्ली न्यूरोजेनेटिव प्रॉब्लम्स. यू विल स्टार्ट डेवलपिंग मेमोरी प्रॉब्लम्स. यू विल डेवलप बोन मास लॉस, मसल मास लॉस. ठीक है. सो टी लेवल तो बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना. तो वर्ल्ड ओवर टीआरटी बहुत कॉमन है. इंडिया में अभी ये आ रहा है धीरे धीरे. पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि टीआरटी लेने से आर हार्ट इज़ बेटर, आर ब्रेन इज़ बेटर, आर मसल स्ट्रेंथ इज़ बेटर, आर बोन स्ट्रेंथ इज़ बेटर. टी लेवल इज़ नॉट ओनली फॉर सेक्स, फॉर द एंटायर लाइफ स्टाइल. हर चीज़ में उसका जरूरी रोल है. 60s 70s 80s में क्या होता है? 60, 70, 80s में आर्टेरियल प्रॉब्लम हो जाती है. पेनिस के अंदर जो ब्लड सप्लाई वो खत्म हो जाता है. सो बेसिकली 50s तक तो टेस्टोस्टेरोन से काम चल जाता है. आफ्टर 50s देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम इन द ब्लड सप्लाई. जी. ठीक है. जैसे हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई खराब होती है, धीरे धीरे पेनिस की ब्लड सप्लाई खराब हो जाती है. बूढ़ा हो गया, हर किसी के साथ, सबके साथ होगा. ठीक है. तो एक तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जाता है. तो जो ब्लड सप्लाई थ्रू द प्रोस्टेट जाती है तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है. इस कारण से पेनिस में ब्लड ही नहीं आता है. सो मोस्ट पेशेंट्स आफ्टर 50 or 60 विल रिक्वायर सम सपोर्ट. ठीक है. फॉर गेटिंग इट ऑन. ठीक है. सपोर्ट मतलब कोई दवाई का सपोर्ट चाहिए उनको, या वाइफ का सपोर्ट चाहिए कि हाफ इरेक्शन में भी सेक्स कर लेते हैं. हाफ इरेक्शन क्या होती है? मतलब फुल्ली हार्ड नहीं हुआ. तो एक इरेक्शन क्वालिटी स्केल आता है, इस कॉल्ड एज इरेक्शन हार्डनेस स्केल. तो बेसिकली उसके अंदर 4 वो होते हैं टू फील कि कितना हार्ड इरेक्शन है. तो एक होता है कि फुल्ली हार्ड इज फील्स लाइक वुड. एकदम जैसे आपका थंब है, फुल्ली हार्ड है. डायमंड कटर. हाँ, मतलब पूरा हार्ड. जो यंग 17 ईयर्स में होता है. हाँ. कि एकदम उसको हिला ही नहीं सकते, वो एकदम पेड़ की जड़ है. ठीक है. वो उसको नहीं हिला सकते. वो मतलब दैट इज कॉल्ड फुल्ली हार्ड. आंड्रे रसल की बैट नहीं, लकड़ी तो नहीं, पर एक जैसे आप बॉक्सिंग करते हैं ना, वो फुल्ली मतलब सैंड बैग. हाँ. कि कोई जगह नहीं है उसके अंदर. इट्स लाइक फुल्ली हार्ड. देन यू गेट द नॉर्मल इरेक्शन जो 20 to 50 के बीच में रहता है. दैट इज स्लाइटली दब सकता है. और दबाओगे थोड़ा सा पेनिस दबेगा. इट फील्स लाइक अ रबड़, फुल हार्ड रबर का बैट. की पूरा हार्ड है पर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा प्लाइबिलिटी होता है. देन यू कम टू द 40-50 वाला इरेक्शन की उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो वो बैठ जाएगा. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल दे मे बी एबल टू हैव सेक्स विद अ नॉन वर्जिन लेडी, बट इफ दे वांट टू हैव सेक्स विद अ वर्जिन दे विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट. उतना वीकनेस रहेगा. क्योंकि नॉन वर्जिन लेडीज में क्या थोड़ा सा वजाइनल लैक्सिटी होती है, लूजनेस थोड़ी सी होती है इन अ मल्टीपेरस, या जिसने बच्चे पैदा किए हैं, वर्सेस समबडी हु इज. तो उसमें थोड़ा सा उसको डिफिकल्टी आ सकता है. ठीक है. या मास्टरबेशन में ठीक रहता है क्योंकि हाथ रैप करना है, पर वजाइना में पेनिट्रेट नहीं कर पाते. ठीक है. एंड देन यू कम टू द फ्लॉपी. कि फ्लॉपी में क्या है कि बस थोड़ा सा ब्लड आया, बस पेनिस थोड़ा सा बड़ा हो गया पर वो खड़ा नहीं हुआ. ये है कि थोड़ा सा टच कर लिया और मतलब थोड़ा सा रब कर लिया और डिस्चार्ज हो गया, पर उससे यूजली इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. मतलब पेनिट्रेशन नहीं होगा उससे. मतलब व्हेन यू आस्क दीज मैन कि सेक्स में क्या करते हो आप, तो वो ये बोलेंगे कि सर ये है कि थोड़ा सा इन्जॉयमेंट आता है, थोड़ा डिस्चार्ज आता है, पर हम लोग अंदर नहीं, मतलब कैन नॉट गो इनसाइड. अंदर डालने में प्रॉब्लम है. फिर कहाँ डालते हैं? थाइस पे रब कर लिया थोड़ा सा. रबिंग भी एक सेक्स होता है. रब इट एंड डिस्चार्ज इट. ओके. वैसे तो उस टाइप से कर सकते हैं. सो नाउ दीज जेंटलमैन विल रिक्वायर ट्रीटमेंट. तो इनके अंदर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं. बहुत ट्रीटमेंट्स है आज के दिन. रिजनरेटिव ट्रीटमेंट्स है, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स है, मेडिकेशंस है. तो बेसिकली पेनिस में ब्लड खींचने के 2 तरीके हैं जी. एक होता है एक्सटर्नल पंप, एक होता है इंटरनल पंप. तो एक पंप आता है, तो उस पंप को पेनिस पे लगा के यू कैन जस्ट क्रिएट सक्शन. तो वो सारा ब्लड खींच लेता है पेनिस में. पर इट्स लाइक बिकम्स अ बैलून. हैंडल कहाँ होता है किसका? पंप का.
इलेक्ट्रॉनिक होता है, बटन दबाते हो अपने आप वैक्यूम क्रिएट करके उसके अंदर। एक मिनट, ये आपको बहुत ज्यादा समझाना होगा, ये तो बहुत बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड है। पेनिस इज लाइक पेनिस जो है हमारा, वो बेसिकली एक ब्लड ऑर्गन है। जी। तो नॉर्मल जब इरेक्शन होता है तो क्या आता है, खून आया और पेनिस में इकट्ठा हो गया और पेनिस पूरा हार्ड हो गया। अब आपका ब्लड नहीं आ रहा है, जी। तो आप ब्लड को खींचना पड़ेगा आपको। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई बलून है और आपको सक करो तो उसमें हवा आएगी, उसी तरह अगर आप पेनिस पे इस डिवाइस को लगा के पंप करोगे तो वो सारा ब्लड खींच लेगा। कैसे लगाते हैं? पेनिस है, यू जस्ट पुट द पंप ऑन इट एंड यू जस्ट पंप इट, बस उतना ही है? उतना है तो वो पंप हो जाएगा एंड इट बिकम्स हार्ड। फिर उसके अंदर एक रिंग होती है, तो रिंग लगा दें नीचे, सो द ब्लड कैन नॉट गो बैक, सो इट बेसिकली बिकम्स लाइक अ बलून। तो उससे आप थोड़ा सा पेनिट्रेशन कर लो, सेक्स कर लो, तो दैट इज कॉल्ड एज पिनाइल पंप, वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस बोलते हैं उसको। तो ये बूढ़े लोग मतलब में यूज़ होता है, पर इट इज़ नॉट वेरी गुड, बिकॉज एक तो पेनफुल होता है, आप पेनिस में ब्लड खींच रहे हो, सेकेंड है पेनिस बिल्कुल ब्लू हो जाता है खून से ना, ब्लू हो जाता है? हाँ बिल्कुल, बिकॉज फ्रेश ब्लड इज रेड, वीनस ब्लड इज ब्लू। तो ये तो ब्लड आ नहीं रहा, नेचुरल ब्लड नहीं आ रहा है, ये तो जो डेड ब्लड है वो खींच रहे हो आप बेसिकली, तो इट बिकम्स ब्लू, सो इट लुक्स लाइक अ ब्लू बलून। तो इवन द women आर नॉट रेडी टू हैव सेक्स विद दैट, तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड डिवाइस। तो आजकल समथिंग कॉल्ड एज अ पेनाइल इम्प्लांट है। पेनाइल इम्प्लांट में बलून अंदर डलता है, तो वी डू द सर्जरी एंड वी पुट अ बलून इनसाइड एंड वी पुट अ पंप इन द पेशेंट स्क्रोटम, बॉल्स के पास। मतलब ओके। तो पानी का पंप होता है वो, सो व्हेन ही वांट्स टू हैव सेक्स ही कैन जस्ट पंप इट, बिकम फुल्ली हार्ड, हैव सेक्स एंड देन व्हेन इज डन ही जस्ट प्रेसेस द बटन एंड इट गोज डाउन। So these are called a penile prosthesis. हाइड्रोलिक पीनस? Yes, hydraulic penis. So this is the new thing that is happening, and we do that surgery. Andrologists do that surgery. क्या होता है उस सर्जरी में? मतलब आप बॉल्स को भी खोल के नहीं, balls नहीं खोलते, penis. We open the penis हाँ। and we put in the rod and we put in a balloon pump inside. पीनस खोलते कैसे? Skin incision से कहाँ? balls और penis के बिल्कुल बीच में. If this is the balls and this is the penis, so somewhere here. मतलब एक छोटी मशीन होती है, मशीन के अंदर पानी होता पानी है? होता है, और जब आप चाहे तो उसको अप कर सकते हैं, जब चाहे तो डाउन कर सकते हैं। और ये आज से नहीं है, ये 1963 से अवेलेबल है। हाँ, तो पिछले 50 साल से हो रहा है ये। अच्छा। यस। पर इंडिया में पिछले 7 साल से अवेलेबल है। बटन कहाँ होता है? बटन बॉल्स के बीच में। सो इट्स अ प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस मतलब जैसे कैटरैक्ट है जी। किसी को दिखता नहीं, लेंस खराब हो गया आंखों का, जी। तो रिमूव इट एंड पुट अ फ्रेश लेंस। किसी का हार्ट खराब हो गया, वॉल्व्स, तो चेंज इट। हार्ट टूट गया तो सिमिलरली पेनिस काम नहीं करता तो रिप्लेस इट, वी पुट इन अ फ्रेश इंजन, फ्रेश मशीन। वाह। So then he is good to go. But only 5% of patients require it. 95% old men take TRT, exercise, or your medications. They are able to perform with that. ओके। वाह। पेन होता है उससे? सर्जरी के बाद नहीं, कुछ भी नहीं होता। It's a natural penis, it's a normal penis, it's a part of the body. So it works like a normal penis. मतलब if you look at that fully erected, it looks like a, so you cannot say looking at it कि ये natural नहीं है। उसको पता है कि मशीन है, सामने को कुछ नहीं पता है, बिकॉज बाहर का स्किन कलर सब सेम है, सिर्फ अंदर मशीन लगा हुआ है, दैट यू डोंट नो अबाउट। जो भी बंदा ये पॉडकास्ट सुन रहा है अभी पीनस में उनका पेन फील हो रहा है। हाँ, बस वही है। तो दिस इज नॉट फॉर यंग मैन, बट दिस इज फॉर मैन हु आर यंग एट हार्ट। तो यंग मैन के लिए नहीं है, बट मैन हु आर यंग, ठीक है। सो नाउ देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ। तो कोई है विडोवर है, ही गेट्स मैरिड अगेन, समबडी गेट्स, कोई रिलेशन नया हुआ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का भी इच्छा होता है, तो वी गेट, मतलब हर तरह का आदमी का सिचुएशन लाइफ का है। तो सेक्स इज एन एसेंशियल नीड, रिक्वायरमेंट है। एक हमारी हाईलाइट सेक्शन एंड में, आपको पता है हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? अब TRS पर आ चुके हो, आप ही बताओ। नो फैप जी। तो नो फैप, ब्रह्मचार्य, इनके बारे में बात करेंगे। आपने कहा कि मेडिकल कम्युनिटी इज़ डिवाइडेड, मोस्टली लोग कहते हैं कि नो फैप इफेक्टिव नहीं होता, पर आप एक एंड्रोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट हो, बेसिकली मेंस डॉक्टर हो, क्या कहना है? आई थिंक नो फैप अंग्रेज लोग हमको हमारा ही बता रहे हो कॉन्सेप्ट। हमने कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया ब्रह्मचार्य का हमारी कंट्री ने जी, और उसी को उन्होंने नो फैप का पैकेज करके वापस हम ही को भेज दिया। ब्रह्मचार्य के बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है, पर इसमें एक सब ब्रह्मचार्य डिस्क्राइब था हमारे एंशिएंट से, पर हमारे एंशिएंट में अर्ली मैरिज भी डिस्क्राइब थी।
गृहस्थ जीवन भी टाइम पे स्टार्ट होता था। हमारे में प्रॉब्लम क्या आ गई, डाइकोटमी कहाँ पर आ गई कि ब्रह्मचार्य तो अच्छी चीज़ है पर कब तक, 30 ईयर्स तक ब्रह्मचार्य कैसे करेगा आदमी। ठीक है, आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए 16 साल पे, 20 साल पे शादी हो नहीं रही, शादी 30-35 साल पे हो रही है, आप मास्टरबेशन करो मत, आप सेक्स मत करो, ब्रह्मचार्य फॉलो करो, कितने साल, 10 साल तक, वो जो 10 साल का पीरियड है वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। यही क्वेश्चन है कि सर ब्रह्मचार्य कर लेंगे हम, पर अर्जिस का क्या करें, ठीक है, व्हाट टू डू। तो उसका सोल्यूशन मेरे पास अभी तक नहीं है। ब्रह्मचार्य से बेनिफिट होता है, बहुत होता है, इरेक्शंस हार्डर होते हैं, टाइमिंग बढ़ता है, सीमन बेटर होता है, पेशेंट्स आर मेंटली काम, साइकोलॉजिकली दे आर बेटर, दे आर एबल टू हैव बेटर सेक्स। ब्रह्मचार्य के हज़ारों बेनिफिट्स है, ठीक है, बट ये हमें उसको हम अपनी जो ये कल्चरल शिफ्ट है जो लेट मैरिजेस का और अर्ली प्रोमिस्कुसिटी का, उसके साथ कैसे बैलेंस करें, यहाँ पर एक मतलब वे टू फिगर आउट। आई हैव नो आंसर फॉर दैट राइट नाउ। 2 चीज़ें कहना चाहूँ। पहली चीज़, जो आपने इरेक्शन स्ट्रेंथ स्केल के बारे में बात करी, मैंने ये नोटिस किया कि अगर आप एक नोफैप फेज अपनाते हो तो आपकी इरेक्शन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल बढ़ती है, करेक्ट, यस, क्योंकि टेस्ट लेवल्स भी हाई हो जाते हैं। और ये मेडिकल स्टडी है कि इन 1 वीक ऑफ नॉट एजैक्यूलेटिंग कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत पीक होते हैं पर उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। एंड दैट्स द बिग क्रिटिसिज्म ऑफ द एंटी नोफैप कम्युनिटी कि ठीक है, एक हफ्ते के लिए डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते पर उसके बाद क्या, देयर इज नो रिस्पॉन्स टू इट फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव। मेरा मानना यह है कि मोस्टली जो लोग आजकल प्रैक्टिकल नोफैप कर रहे हैं वो बेसिकली पॉर्न नहीं देखते और हिलाते नहीं, पर एक्चुअल सेक्स करते हैं, करेक्ट, मतलब दे हैव सेक्स विद देयर पार्टनर्स। सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, नो फैपिंग में दिक्कत है। मास्टरबेशन इज नॉट सेक्स, पहली बात तो बड़ी क्लियर है जी। सेक्स इज व्हाट यू हैव विद अ वुमन, ठीक है, मास्टरबेशन इज जस्ट दी, मतलब masturbation is just a way of having sex. You're having sex with your own hand. ठीक है, there is no way you will get the same benefits of having sex as with masturbation. ठीक है, your penis is getting, एक तो आप fully stimulated नहीं हो, ठीक है, आप fully hard नहीं हो, ठीक है, आप के पेनिस को कोई वार्मथ नहीं मिल रही है, आपके पेनिस को कोई मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको कोई विजुअल स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, आपको कोई फिजिकल स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, आपको कोई टचिंग का क्यूज़ नहीं है, ठीक है, सामने कोई नहीं है, ठीक है, आप एक फॉल्स एवी मीडियम पे एक जस्ट एक आर्टिफिशियल स्पाइनल लेवल पे एक इरेक्शन और डिस्चार्ज कर रहे हो और आपको ऑर्गेज़म भी फुलफिलिंग नहीं है। आपका जो ऑर्गेज़म है वो हाफ ऑर्गेज़म है, इट इज़ नॉट अ फुलफिल्ड ऑर्गेज़म, आप फुल्ली डिस्चार्ज भी नहीं हुए हो। इट्स अ वेरी, मतलब इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। तो आई थिंक इट इज़, मतलब मेरे पास तो पेशेंट्स आते हैं हम तो, और हर पेशेंट को हम मास्टरबेशन बंद कराते हैं एंड द रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक, ठीक है, दे रिकवर इन 15 days, 1 month, 2 months, 3 months, दे आर बैक कि सर वी आर गेटिंग हार्ड इरेक्शंस, पूरे हार्ड हो रहे हैं, वी आर फीलिंग बेटर, ठीक है, हमारा सेक्सुअल रिस्पॉन्स बेटर है, हमारा अर्जेस बेटर है। मैं नोफैप की बातें क्यों करता हूँ, 2 रीजंस है। पहला रीज़न यह है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मैंने खुद के लाइफ में, सेक्सुअल लाइफ में या इवन फिजिकल हेल्थ ओरिएंटेड लाइफ में फ़ायदे देखे। आई थिंक इट्स वेरी गुड। और दूसरी वजह यह है कि जितने भी योगा स्कूल्स में मैं गया हूँ, जितने भी मेडिटेशन कोर्सेज किए हैं, एक बहुत बेसिक चीज़ बताई जाती है आपको कि दिस इज़ योर क्रिएटिव एनर्जी और इसका रोल आपके मेडिटेशन, आपके योगा में होता है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट कर रहे हो तो आप उस क्रिएटिव एनर्जी को छोड़ रहे हो। अभी इस स्टेटमेंट के पीछे साइंटिफिक बैकिंग नहीं है अब तक, क्योंकि शायद रिसर्च हुआ नहीं है उस डोमेन में। खूब साइंटिफिक बैकिंग है, ठीक है, व्हेनेवर समबडी टेल्स यू ना कि मास्टरबेशन इज हेल्दी, आप टेल हिम ओके शो मी वन मेडिकल लिटरेचर, one medical journal which says this. There is no journal, there is no books, there is no research. The only research that is available which says masturbation has negative effects, negative cognitive effects, negative psychological effects, ठीक है, negative health effects. So masturbation is not healthy. 1974 में DSM ने, मतलब साइकेट्री एसोसिएशन ने मास्टरबेशन को निकाला एज अ डिजीज़। यू नो वाई? इसलिए कि वो हेल्दी था, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे एंड दे रियलाइज कि अगर हम हर आदमी को डिजीज़ बना के देंगे तो हमारे सैनिटेरियम बढ़ जाएंगे, हमारे पेशेंट बढ़ जाएंगे। सो उन्होंने बोला ठीक है मास्टरबेशन नॉट अ डिजीज़, मैं कहीं पे ये नहीं लिखा मास्टरबेशन हेल्दी है, ठीक है। 1994 में जो सर्जन जनरल है यूएस का, उसने इतना बोला कि मास्टरबेशन शुड बी इज़ हेल्दी, शी हैड टू रिज़ाइन, द यूएस प्रेसिडेंट हैड टू मेक हर रिज़ाइन, ठीक है। तो मास्टरबेशन इज़ नॉट हेल्दी, मास्टरबेशन इज़ अनहेल्दी हैबिट, ज़्यादा तो बहुत ही अनहेल्दी है, ठीक है, लिमिट में, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ लेट मैरिजेस एंड प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ सेक्स,
कोई बात नहीं, somebody is not able to control the urge, तो once in a month kind of a thing, if he is really desperate is okay, ठीक है. बट nowhere is it written in medical literature कि masturbation is healthy, ठीक है. Every doctor, every psychiatrist, every female influencer is going on about this कि masturbation is healthy. यार ठीक है, masturbation may be a release, but if you're going to tell masturbation is healthy, तो there are 16-year-old children in developing ages जो करना शुरू कर देंगे. अब क्या आपको ये लगता है कि फीमेल मैस्टरबेशन और मेल मैस्टरबेशन का एक्सपीरियंस और आउटकम्स अलग होते हैं? बिल्कुल अलग अलग है. तो वो शायद फिर से फीमेल मैस्टरबेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट दे आर छापोइंग मैस्टरबेशन ऑनटू मेल मैस्टरबेशन. फीमेल मैस्टरबेशन भी गलत है, ठीक है. और अगेन मतलब दिस विल बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल. देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज व्हिच से दैट इफ अ फीमेल इज इज कमिंग with the help of vibrators, she loses the ability to come naturally with a real human penis. ठीक है, real human penis can never be a vibrator. You can never stimulate the clitoris to a level that a vibrator can. Vibrator you can set a frequency and maybe go on for 30 minutes. No man can go on for 30 minutes inside the vagina. It is not possible. मतलब आप ये कह रहे हो कि वाइब्रेटर्स लॉन्ग टर्म में शायद सेक्स को खराब कर सकते हैं? नहीं, फीमेल का जो सेक्सुअल प्लेजर रिस्पॉन्स है, ठीक है, हो सकता है कि उसकी जो थ्रेशोल्ड उसको एलिवेट करते हैं, ठीक है. तो उससे जो एक नेचुरल ऑर्गेजम आता है मेल या फीमेल दोनों को, ठीक है, समवेयर दैट विल गेट डिस्टर्ब्ड. आपको आदत नहीं बनानी चाहिए. यस, बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए. अगर मैस्टरबेशन आदत बन गई, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दैट विल अफेक्ट योर सेक्स लाइफ बैडली. बिल्कुल अफेक्ट करेगा. आप एक एंड्रोलॉजिस्ट हो और आप एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर आई एम सेइंग, एज अ डॉक्टर हु इज सीइंग पेशेंट्स एवरी डे, पेशेंट्स हु आर स्ट्रेस्ड अबाउट इट, ठीक है, डिस्ट्रेस्ड अबाउट इट, ठीक है. आई एम लुकिंग एट दीज गाइज हु आर कमिंग इन, राइट, हु आर वॉचिंग पॉर्न, जो पॉर्न देख रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, परेशान है, इरेक्शंस पूरे हार्ड नहीं आ रहे हैं, इच्छा नहीं हो रही है, सेक्स का मन नहीं कर रहा है, सीमन उनका प्रॉपरली नहीं आ रहा है, मास्टर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो रहा है, ठीक है, पेनिस में शॉर्टनिंग डेवलप हो रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रॉनिकली ग्राइंडिंग देमसेल्व्स. उनको रोकना और उनको रिहेबिलिटेट करना अपने आप के अंदर एक बहुत ज़रूरी कॉम्पोनेंट है मेरी प्रैक्टिस का, ठीक है. उनको एंड द डिफरेंस इज मैजिकल, जस्ट मैजिकल. 6 हफ्ते बाद आप बंदा ही चेंज हो जाता है. His confidence is at a different level. He is coming in with good erections again. Morning erections उसको आने रहते पिछले 4 महीने से, क्योंकि हर रात को 2 बार डिस्चार्ज करके सो रहा है. He is getting morning erections. रात को 2 बार. People are masturbating 4 times in a day. Okay, healthy है. We are so healthy that you should do it a lot. तो there are guys who say कि हम 4 बार डिस्चार्ज कर रहे हैं. मेरे अनुसार, and I might be totally wrong, मुझे लगता है ये नैरेटिव थोड़ा सा इंस्टाग्राम से आया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि content becomes the content creator, but in truth the content creator becomes the content. बिल्कुल, ठीक है. तो पहले और बहुत सारे मेडिकल अकाउंट्स हैं, डॉक्टर रन अकाउंट्स, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, क्योंकि आई फील कि वो बायोलॉजी को पब्लिसिटी दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है. बेनिफिट्स है टू सी डॉक्टर्स ऑन इंस्टाग्राम. आप भी एक कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर हो, पर उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे सेक्स बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा. एज एन अगर आपने सेक्शुअल कॉन्टेंट बनाया, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी. अभी कैपिटलिस्टिक थॉट, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड थॉट ये होती है कि ठीक है, मैं सेक्स के टॉपिक को लेकर बहुत सारे कंटेंट पीसेस बनाऊंगा या बनाऊंगी. अभी उससे ग्रोथ मिल गई, अभी उस ग्रोथ से आप एडिक्ट हो जाते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, एंड देन यू स्टार्ट अज्यूमिंग कि एक्सेस मैस्टरबेशन इज गुड, वी शुड प्रमोट द आइडिया ऑफ मैस्टरबेशन. पर कोई भी बैलेंस्ड ओपिनियंस नहीं देता, क्योंकि 30 सेकंड के रील में, 1 मिनट के रील में आप बैलेंस्ड ओपिनियन शायद दे नहीं सकते. समझ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ समझ नहीं है, ठीक है. दीज कंटेंट क्रिएटर्स, फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है. दे आर नॉट डॉक्टर्स, सी राइट. दे आर सम काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेशन, और दे आर सम काइंड ऑफ अ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड जी. एंड दे आर टेकिंग अप, ये इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं फ्रॉम गूगल अपने आप के अंदर ही बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं करता है. गूगल डज नॉट गिव यू बोथ द साइड्स. आप डालो मास्टरबेशन इज हेल्दी, गूगल ओनली गिव यू पॉजिटिव, वो नेगेटिव देगा ही नहीं गूगल आपको, ठीक है. तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्स कर रहे हो और उसी को कंटेंट बना रहे हो और उसी को आप डाल रहे हो. तो जो आदमी आपको देख रहा है वो देख रहा है कि मास्टरबेशन करने से मुझे नुकसान हो रहा है, पर वहाँ तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है बार बार, तो वो समझ ही नहीं पाता हो क्या रहा है. जो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं वो शायद एक क्लिप देखकर ये कह रहे हैं कि हम दोनों भी वैसे ही एक डिजिटल एको चेम्बर में फंसे हुए हैं, जहाँ हम डीमनाइज कर रहे हैं सेक्स को, मैस्टरबेशन को. पर आपने शायद पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा है जहाँ हमने सेक्स को सेलिब्रेट किया है, सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी है. और डेफिनेटली जो सर ने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा हवस फील हो रहा है, महीने में 1 बार कर लो, वुड यू से हफ्ते में 1 बार कर लो? मे बी, बट सी सेल्फ कंट्रोल विल ऑलवेज कम व्हेन यू सेट अप अ डेडलाइन, ठीक है. आपको डिसिप्लिन तो लाइफ में लाना ही है, ठीक है. डिसिप्लिन के बिना ऐसा नहीं मास्टरबेशन मैंने नहीं किया है, ठीक है, किया है. हम मेडिकल कॉलेज में थे
और ऐसा नहीं कि मास्टरबेशन को लगता रहा अनहेल्दी, मैं जब MBBS किया, MS किया, MCH किया, हम भी ये सब यही सुनते रहते थे, हेल्दी है हेल्दी है हेल्दी है। मैंने स्टार्टेड प्रैक्टिस पिछले 7-8 साल से जो हम देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर रियलाइज हो कि नहीं, कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप ऑन सेइंग हेल्दी है हेल्दी हेल्दी है। किस पॉइंट से हेल्दी है? हाउ कैन इट बी हेल्दी? क्योंकि स्ट्रेस रिलीफ मिल जाती है। स्ट्रेस रिलीफ के लिए मास्टरबेशन सुना एक एक्टिविटी है। रील्स पे ना कहते हैं कि रिसर्च शोज दैट स्ट्रेस रिलीफ एंड दैट इट लीड्स टू अ बेटर मूड ओवरऑल। विच रिसर्च? दैट्स इट, यही स्टेटमेंट है रील्स में। वही कह रहा हूँ, आप विकीपीडिया पे जाओ, विकीपीडिया पे मास्टरबेशन टाइप करो एंड गो डाउन इन द रेफरेंसेज, नॉट अ सिंगल मेडिकल रेफरेंस, ऑल हेयर से, यहाँ सुना, इसने बोला, उसने बोला, किस कीप गोइंग डीप, मिलेगा नहीं कोई किसने बोला। इट्स लाइक अ ब्लैंक एंड ब्लाइंड एंड, एवरी एली इज ब्लाइंड, ठीक है। एक भी रेफरेंस नहीं मिलेगा आपको मेडिकल लिटरेचर में जहाँ मास्टरबेशन इज हेल्दी पे स्टडी हुई है कि मास्टरबेटिंग मैन आर हेल्दियर और आर यू लूज ऑल मोटिवेशन टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि क्रॉनिक मैस्टरबेशन से अगर आप हर दिन मैस्टरबेट कर रहे हो, आई एम श्योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अफेक्ट होंगे। टेस्टोस्टेरोन लेवल ही आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। देयर वाज अ सी मास्टरबेशन इज द बिगेस्ट एडिक्शन दैट देयर कैन बी। हमारा जो ब्रेन है ना, वो वर्क करता है प्लेजर पे, रिवॉर्ड पे जी, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल, द बिगेस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज शुगर, बट वन सब्सटेंस विच इज इवन मोर एडिक्टिव, चीनी से ज़्यादा एडिक्टिव एक सब्सटेंस है, मास्टरबेशन है। क्विक रिलीज, इमीडिएट ऑर्गेजम, ठीक है। तो योर मोटिवेशन टू डू एनीथिंग इज ओवर, ठीक है। आप क्यों अपने ऊपर काम करोगे, क्यों फिजिक बनाओगे, क्यों एक्सरसाइज करोगे, क्यों पढ़ाई करोगे, क्यों जिंदगी में आगे बढ़ोगे अगर आपका सारा का सारा रिवॉर्ड। एंड आफ्टर मास्टरबेशन गो इनटू एस्थीनिया, डिस्चार्ज के बाद यू गो इनटू स्लीप मोड, यू आर लाइक कि अब 2 घंटे 2.5 घंटे योर बॉडी नीड्स टाइम टू रिकवर, ठीक है। आपको रेस्ट फेज में चले गए, फिर आप उठे, फिर आपने मास्टरबेशन कर लिया, यू आर गेटिंग स्टिमुलेटेड बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ इम्पल्स। थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे एक डांस देखा, आप स्टिमुलेट हो गए, आगे मास्टरबेट कर लिया थोड़ा, मतलब आपके ना सेल्फ कंट्रोल तो है ही नहीं ना। इज अ मैन सपोज टू बी अ पर्सन हु हैज़ जीरो सेल्फ कंट्रोल, मतलब आपके पास इतना कंट्रोल भी नहीं है कि आप सेक्सुअल इम्पल्स को कंट्रोल कर लो या रोक लो। मतलब यू वांट टू लिव इन अ हेडोनिस्टिक सोसाइटी जहाँ पर आप जब मर्जी चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ नॉट हाउ अ मैन इज मेड, दैट इज़ नॉट हाउ यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन और योर फैमिली, जहाँ यू कैन नॉट कंट्रोल अ सिंपल इम्पल्स लाइक अ सेक्सुअल अर्ज। तो कंट्रोल भी ज़रूरी है, और मास्टरबेशन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर मास्टरबेशन करना है तो वंस इन अ मंथ इज समथिंग दैट आई टेल माई पेशेंट्स कि यू कैन डू दैट, बहुत इम्पल्स, बट मैनी मैन से कि सर वंस इन अ मंथ भी जरूरत नहीं लगती है। इस पूरे सब्जेक्ट के स्टार्ट में आपने एक चीज कही थी कि इसका सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, अर्जेस कंट्रोल, अर्जेस का, हाँ। योगा के अकॉर्डिंग कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं, टेक्निक्स में यहाँ नहीं सिखा सकता। प्लस इसके बारे में बहुत बात करी है हमने पिछले, मतलब पास्ट के पॉडकास्ट में। प्लीज टाइप TRS NoFap, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। पर बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं और कुछ योगा पोजेस होते हैं। योगा पोजेस होते हैं, कोल्ड बात होते हैं। कई लोग जो हाईली रिलीजियस है वो लोग कोई ना कोई जैसे हनुमान चालीसा पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग 40 दिन नहीं करेंगे, भगवान का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई लोग अलार्म रखते हैं, कई लोगों का एक ट्रिगर हम बनाते हैं कि व्हेन यू फील द अर्ज, तो उस टाइम जाके आप 5 बेंच प्रेस कर लो, या उस टाइम जाके 6 स्क्वाट्स कर लो। जब अर्ज करे आप उसको पोस्टपोन कर दो, तो अर्ज चले जाएगी, ठीक है। तो वी डू दैट इन रिहेबिलिटेशन, तो डिस्क्राइब्ड है। रिहेबिलिटेशन ऑफ मास्टरबेशन, रिहेबिलिटेशन ऑफ मास्टरबेशन एडिक्ट्स, ये होता है? बिल्कुल होता है। कहाँ? मतलब आई डोंट वांट टू डू इट, मेरे पास बहुत भीड़ लग जाएगी, मतलब आई कांट मैनेज दिस मच क्राउड, मेरे सारे जो मरीज है वो खत्म हो जाएंगे। और मास्टरबेशन रिहेबिलिटेशन होता है। इट इज़ सिमिलर टू अल्कोहल एडिक्शन और स्मोकिंग एडिक्शन। आप लोग सब ग्रुप्स बनाते हो 10 लोगों के, जो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है। आप उनको टाइम लेन देते हो, ठीक है। आप उनको ट्रिगर, इम्पल्स ट्रिगर जो है उनका, उसको पोस्टपोन कराते हो, ठीक है। ब्रीथिंग टेक्निक्स एक है, कोल्ड बात एक है जो बताया मैंने। सी यू हैव टू डेवलप विल पावर, यू हैव टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। यू हैव टू डेवलप दैट, नोबडी कैन टीच यू। एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट्स, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आप जिम जाते हो, आप बॉडी बनाते हो, फिजिक बनाते हो, आपको लगता है मेरी कार्डियक कैपेसिटी बढ़ रही है, मैं इस साल भागूंगा 5 किलोमीटर, अगले 10 भागूंगा, फिर 21 भागूंगा, 42 भागूंगा। सिमिलर दिस, यू रियलाइज कि व्हेन यू स्टॉप मास्टरबेशन यू आर बेटर, you are able to think clearer, your brain fog is gone, you are able to focus on your career. You start, the kids come back and they're like, sir we are feeling much better. अब 3 महीने नहीं किया, we are okay, लेकिन हम 2 महीने और नहीं करेंगे, हम 3 महीने और नहीं करेंगे। तो हो सकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके और पीक ना करे, पर स्टेबलाइज हो जाएंगे अच्छे लेवल पे। सो देन व्हेन यू फाइनली मीट द वुमन ऑफ योर ड्रीम्स, व्हेन यू आर फाइनली विद अ रियल पर्सन, देन यू कैन हैव सेक्स विद हर, ठीक है, विच इज़ एन्जॉयबल, विच इज़ फुलफिलिंग, विच इज़ इंटीमेसी एट इट्स बेस्ट, राइट, which is much better than just shaking off in a toilet or in a drain, ठीक है। And there's so much difference between masturbation and sex,
ठीक है। सेक्स में आप पेल्विस मूव कर रहे हो, मास्टरबेशन में हाथ मूव कर रहे हो, सेक्स में आप लेटे हुए हो, मास्टरबेशन में सिटिंग ऑन अ कमोड, ठीक है। सेक्स में यू आर विद अ लाइव पर्सन हु आर ब्रीदिंग, मास्टरबेशन यू आर सीइंग अ स्क्रीन एंड यू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। वाई आर men नॉट एबल टू हैव सेक्स विद वन पार्टनर नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम? पहले होता था कि आपने एक से प्यार हुआ, 20 साल उससे सेक्स कर पा रहे हो, क्योंकि आपको रोज़ नया चाहिए। आज आपको मिल्फ चाहिए, फिर आपको BBW चाहिए, फिर आपको ब्लैक चाहिए, फिर आपको एबनी चाहिए, तो यू आर जस्ट स्क्रोलिंग। तो वेयर इज योर अराउजल? योर अराउजल रिस्पॉन्स इज फक्ड अप। आप अराउज ही नहीं हो रहे हो पूरे। हो गया अराउजल कैसे होगा? आपको कुछ सेगमेंट ही देखना है। यू वांट टू सी ओनली सम सेगमेंट्स। आपको चाहिए कि नहीं मुझे अब एनल देखना है, मुझे अब वजाइनल देखना है, मुझे अब ओरल देखना है, ठीक है, या मुझे सिर्फ इतना देखना है। यू आर कॉन्स्टेंटली ब्राउजिंग। देन हाउ विल यू बी हैप्पी विद वन फीमेल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? एनल होता है क्या इंडिया में? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एनल की बातें भी कम होती है। मुझे लगा कि एक थोड़ा अमेरिकन कल्चर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, पर एनल तो नॉर्मल है। मतलब इंडिया में होता है ऑल होल्स आर ओपन, फेटिशेस आर देयर। तो पैराफिलियास बोलते हैं फेटिश, तो फेटिश भी बहुत है, और आई थिंक दे आर हेल्दी, ठीक है। तो फेटिशेस में कोई दिक्कत नहीं है। तो दे आर पीपल हु वर्शिप द फीट, दे आर पीपल हु वर्शिप द थाइज, दे आर पीपल हु वर्शिप द पार्ट ऑफ द वुमन्स बॉडी इज टू बी वर्शिप्ड, जिससे जिसको अराउजल आए उसकी मर्जी। बेस्ट इज टू वर्शिप द ऑर्गेज्म ऑफ बेस्ट द पार्टनर। बेस्ट इज टू गेट फुल्ली अराउज्ड, ठीक है। अपनी बॉडी को फुल्ली अराउज, गेटिंग फुल्ली अराउज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने आप को तैयार करना उस क्योंकि मतलब थोड़ा इफ यू गो थोड़ा डीपली, तो एवरी सेक्स इज देयर फॉर क्रिएशन, ठीक है। हम लोग नहीं कर रहे इतने बच्चे, पर वो जो एक्ट है, ऑर्गेज्म को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया गया एवोल्यूशन में? क्यों आपको इतना ड्राइविंग फोर्स बनाया गया ऑर्गेज्म को? क्योंकि आपने क्रिएशन करना है। उसके बाद क्या होगा? एक नया जीव, एक नई लाइफ आएगी। दैट्स वाई ऑर्गेज्म इज सपोज टू बी लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑर्गेज्म में तो यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, राइट? सो ऑर्गेज्म इज कंसिडर्ड एज रीचिंग द प्लेस ऑफ प्योर ब्लिस, ठीक है। पर आपको प्योर ब्लिस समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है मास्टरबेशन इज प्योर ब्लिस, ठीक है। हाउ कैन दैट बी ब्लिस? दैट इज नॉट। सो यू हैव टू गेट इनटू दैट मोड वेयर यू कैन एंजॉय एंड हैव अ फुलफिलिंग सेक्स, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, जो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ, जिससे पेशेंट एग्री करते हैं और ठीक भी होता है। अब फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, अब मेरी क्लास लगाए, मेरे को ट्रोल करें, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। पर आप बस डिग्री दिखा दो एक बार। डिग्री को दिखानी है मुझे, मेरी डिग्री नहीं दिखानी है। आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस एंड आई एम टेलिंग कि लोग ठीक हो रहे हैं। और अगेन एनी गाय हु इज लिसनिंग दिस एंड ही डज दिस फॉर 10 days, वो अपने आप छोड़ देगा। 11वें दिन वो खुद ही बोलेगा, आई एम फीलिंग लाइक आई एम द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्लीप विद अ वुमन और विद अ पार्टनर। आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस शैम सेक्स, नहीं करना है, ठीक है। तो वो अपने आप हो जाएगा। अगर मेरे को वो साबुन नहीं है, हाँ, साबुन स्क्वीज आउट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, वो सेक्स के लिए बनाया गया। बिल्कुल। जैसे विद्युत जामवाल का मैदान जंग में उतर रहे हो, तो आपके विद्युत जामवाल का जो एक्सरसाइज रेजिमेंट बनाया है उन्होंने, आई थिंक इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज दैट ही इज डूइंग। उनका जो मैं नाम भूल गया, ही मेड दिस एक्सरसाइज शेड्यूल। आई थिंक इट वाज वेरी गुड, बहुत हेल्प हुआ लोगों का उससे। लॉट ऑफ पीपल हु कम टू द क्लिनिक विल से हम वो कर रहे हैं। वो बहुत प्रो लेवल के एक्सरसाइजेज है, बट इफ समबडी डज दैट तो काफ़ी कोर एनहांस होता है उससे। हम एनल के बारे में बात कर रहे थे। एनल करने से प्रॉब्लम्स होता है पीनस को? कुछ भी नहीं होता। पर आप शिट की जगह में पीनस डाल रहे हो। द वजाइना इज ऑल्सो नॉट क्लीन, ठीक है। इफ यू स्वैब अ वजाइना एंड यू स्वैब द एसोल, यू विल गेट द सेम बैक्टीरिया, ई कोलाई। तो वजाइना को एक साफ़ नहीं होती है। तो एनल बैक्टीरिया से कुछ अलग से इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन कब होता है? जब या तो जो एनल एरिया है वो बहुत ज़्यादा, उसमें उनको कोई अल्सर्स हो रखे हैं या वहाँ कोई और इन्फेक्शन हो रखा है, तो यू गेट ट्रांसमिटेड। वरना जस्ट बाई डूइंग एनल सेक्स कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं आएगा, STD नहीं आता आपको। बट द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई टू एनल सेक्स दैट अप्लाई टू वजाइनल सेक्स, ठीक है। कि मोनोगैमस पार्टनर, सेम पार्टनर, क्लिनलीनेस, हाइजीन, ठीक है, और प्रॉपर बाथिंग आफ्टर डूइंग दैट, एंड डोंट चेंज द होल्स, or don't change the holes midway. Suddenly don't go from anal to oral or go anal to vaginal. So you will end up, infecting your partner. पर लोग एनल करते क्यों है? टाइटर होता है, वजाइना लूज लगती है, एनस इज टाइटर, लेस lubrication, they get more fun out of it. Less lubrication so they get more fun out of it. It's more friction, right, on the penis. तो
So they enjoy the friction. A lot of men enjoy that friction. Men enjoy the friction. A lot of time men enjoy the friction. They like it to be tighter. They like it to be. Plus, it is there. है ना एक whole extra. पास में ही है. उसको explore करते हैं, क्या दिक्कत है? तो करते हैं लोग. तो कोई खराबी नहीं है उसके अंदर. But don't be pretty gentle with your partner. Don't force it. Take consent. ठीक है, because anal sex can be painful for the partner. हाँ वही पेन होता है prostate exams So के the time. anus is not has a muscle around it. So if you slowly relax it, वो पूरा relax हो जाएगा. तो anus तो इतना relax हो जाएगा कि you can put in the entire fist inside. ठीक है, you can relax it without pain. Male anus भी. Without any anus, male हो female हो. But you have to be gentle with it. You have to give it time. You have to help it relax. तो people who have anal sex, they know how to have anal sex. अच्छा टेक्निक होता है. They have to give it time. In anus you can't just pump it in. वो जाएगा नहीं, बल्कि you will end up injuring yourself. And anal sex is actually anal sex में तो आपको और recipient को तैयार करना है. The amount of foreplay required in anal sex is more than vaginal sex. क्यों? Because you have to relax the anus. तो आपके foreplay के थ्रू anus relax कैसे हो सकता है? भाई, if you're having sex with a partner, if she's allowing you to enter the anus, you have to fully relax it. Relax कैसे होगा उसको? अगर वो tension में है या force कर रहे हो तो force से कुछ होगा नहीं. वजाना तो फिर भी वजाना में lubrication होती है. You can force yourself. Anus में can't force yourself. You have to be gentle, you have to take time, you have to be consensual, you have to make your partner feel at ease. आपको सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके anal होगा. And anal is pleasurable for the male, maybe for the female, yes, no, but most females anyways don't, orgasm with penetration. They orgasm with the love and with the grinding and with the clitoral stimulation. तो they are like, उनको लगता है हमारा बंदा happy है, let it do. पर anal sex होता है, इंडिया में बहुत होता है. मैंने ये पढ़ा है, आप बताइए कि सच है कि नहीं. कहा जाता है कि मर्दों के 2 तरह के ऑर्गेजम्स होते हैं. पहला ऑर्गेजम हम सब जानते हैं, जो मतलब हम सब ने एक्सपीरियंस किया, नॉर्मल ऑर्गेजम जो आप हाथ से कर सकते हो या सेक्स के थ्रू कर सकते हो. पर एक दूसरा ऑर्गेजम प्रोस्ट्रेट बेस्ड ऑर्गेजम. सच में होता है ये? इसके बायोलॉजी के बारे में बताइए, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और जनरली और भी जो भी मिसलेनियस चीज़ें बोलने आपको बताइए. तो प्रोस्टेट एग्जामिनेशन, प्रोस्टेट जो है वो बेसिकली मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, जो हमारा ब्लैडर है पेशाब का और पेशाब की नलकी है उसके बिल्कुल बीच में बैठता है जी. तो प्रोस्टेट कैन बी फेल्ट थ्रू द एसहोल. मतलब अगर आप फिंगर डालो तो यू कैन फील द प्रोस्टेट बिहाइंड. तो इट इज़ जस्ट दिस मच इनसाइड. तो नॉर्मली जैसे हम यूरोलॉजिस्ट है तो हम प्रोस्टेट को एग्जामिन करना है प्रोस्टेट कैंसर के लिए या इन्फेक्शन के लिए, तो हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, वी कैन फील द प्रोस्टेट. पर कई मेल्स हैं जो अपने प्रोस्टेट को स्टिमुलेट कराते हैं. मतलब यू पुट इन द फिंगर और द पेनिस इफ दे आर रिसिपिएंट्स, अगर वो एनल सेक्स करते हैं, एंड और मे बी डिवाइसेस वाइब्रेटर्स एंड दे मसाज दी प्रोस्टेट. सो प्रोस्टेट मसाज होता है तो वहाँ पर भी बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती है. सो द प्रोस्टेट, आई हैव नॉट पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई पेशेंट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द वेब एंड मेनी प्लेसेज इट इज़ एक्चुअली मोर इंटेंस देन द नॉर्मल ऑर्गेजम. कभी एग्जामिन करने के टाइम कुछ हुआ है किसी पेशेंट के साथ? तो we have patients who enjoy it and they want us to continue doing it, but as doctors हमारा काम हो गया तो काम खत्म. बट ठीक है, बट प्रोस्टेट एग्जाम, सो द लॉट ऑफ सेक्स टॉयज जो प्रोस्टेट के लिए होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, मसाजेस आते हैं, ठीक है, द लॉट ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑल दैट यू कैन पुट इन वॉन्ड्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स, I have had almost all surgeons have this complications. Somebody put in a bottle and come, वो निकालो. कई बार somebody, I had a case where they put a beer bottle and they were doing that, वो टूट गया अंदर. हंसी चली गई क्या? So then you have to then do a colonoscopy and remove the fragments. Common है, पर see again, people have their way of enjoying their sex and everybody has their own choice and fetish and it's all okay. सब ठीक है, करते हैं अपने हिसाब से करते हैं लोग. तो एज ए डॉक्टर आई कांट जज, आई डोंट जज एनीबॉडी. जिसको जिसमें मज़ा आ रहा है करो, एक्सेप्ट मास्टरबेशन, वो मना है, बाकी सब कुछ अलाउड है. और उसी के साथ पॉडकास्ट ख़त्म. डॉक्टर साहब, ये आई एम श्योर कि सिर्फ हमारा पार्ट 1 है. पार्ट 2 भी रिकॉर्ड होगा, रिलीज होगा, बट आई थिंक लेट पार्ट 1 सिट ऑन द इंटरनेट फॉर सम टाइम. तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. इट वाज, आई थिंक आपने मुझसे वो सब चीज़ें निकलवाई जो नॉर्मली मैं कभी, मतलब जो चीज़ें रहती हैं मन में, पर उसको बाहर निकलवाना भी बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आई फील कि वी जस्ट टच द सर्फेस, नो पन इंटेंडेड, बट समटाइम व्हेन यू टच द सर्फेस यू कैन फील कि अंदर कितनी गर्मी है. तो
पता चलती है। तो थैंक यू सो मच। यस 100% सर, पर आई एम श्योर पार्ट 2 अभी और भी डीप होगा एंड और भी मजबूत होगा। दैट्स ऑल आई से। थैंक यू सर। मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया। डॉक्टर साहब लौट कर आएंगे, तब तक उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंग्लिश चैनल पर भी हमने डॉक्टर्स के साथ बहुत सारी बातें स्टार्ट करी है, तो उन सारे एपिसोड्स को जाकर देखिए। बायोलॉजी लौट आ चुका है TRS पर। मुझे बताइए कि बायोलॉजी से रिलेटेड और कौन से टॉपिक्स कवर होने चाहिए आपके लिए, हमारे लिए, संसार के लिए। मैं अभी तक उसी जोन में हूँ। आई एम श्योर कि आप भी अभी तक उसी जोन में हो। आई एम ग्लैड यू एंजॉयड द एपिसोड। TRS बहुत ही जल्द लौट कर आएगा दोस्तों।